जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नई सीरीज के दूसरे एपिसोड में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और एक बार फिर से हमारे साथ गुरु भाई अजीत कुड़ी जी हैं। पिछली बार 1 घंटे 9 मिनट की बातचीत में भी बात पूरी नहीं हुई और निश्चित तौर पे गुरु चर्चा घंटों क्या महीनों क्या जन्मों जन्मांतर तक की जा सकती है। एक बार फिर से बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। और बहुत आनंद भरा ये सेशन रहा। पहला एपिसोड बहुत अप्रिशिएट किया गया। गुरु तत्व क्या है, गुरुमय हो जाना क्या है, वो सब उन लोगों ने महसूस किया जो ये एपिसोड देख पाए। आपसे मैं निवेदन करूं उससे पहले मैं 2 टिप्पणियां जो कमेंट्स आए हैं इस वीडियो के ऊपर वो मैं शेयर करना चाहता हूं। और वो भी प्रद्युमन सिंह गुरु भाई के ही हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं कभी किसी इंटरव्यू को सुनकर इतना भावुक नहीं हुआ जितना आज प्रिय गुरु भाई अजीत जी को सुनकर हुआ। पता नहीं क्यों पर लगभग पूरे समय आंखों से आंसू ही बहते रहे और गुरुदेव की बहुत याद आई। ऐसा लगा जैसे वो पुराने दिन जीवंत हो उठे जब हम जोधपुर में गुरुदेव के श्री चरणों में स्थान पाते थे, उनको निहारते रहते थे। गुरुदेव कितने अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। एक बार यदि उनके दर्शन हो जाएं तो फिर किसी और से प्रेम कैसे करें, किसी और वस्तु और व्यक्ति में मन कैसे लगे। भगवान और भक्त दोनों को नमन। जय श्री कल की अवतार। और आगे लिखते हैं कि गुरुदेव के परम शिष्य, परम प्रिय शिष्य अजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रभु श्री कल्की की महिमा का इतना सुंदर वर्णन अपनी मधुर और सत्यनिष्ठ वाणी में किया। धर्मेंद्र जी का भी आभार है। वैसे तो गुरु भक्त एक से बढ़कर एक हैं, किंतु अजीत जी की तो बात ही अलग है। उनसे मिलकर लगता है कि गुरुदेव का निश्चल भक्त हो तो ऐसा हो। आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे प्रद्युमन सिंह। तो इन टिप्पणियों के साथ में आपको आमंत्रित करता हूं गुरु भाई। और आज मैं बहुत कम बोलूंगा, आज पूरा समय आप ही बोलेंगे और हम मंत्रमुग्ध होकर के आपको सुनेंगे, मंत्रमुग्ध होकर के, सच में। तो ओवर टू यू। और अब हम सुनेंगे बस। सर, जय गुरुदेव सभी को। धर्मेंद्र भाई साहब ने मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अधिक कहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, गुरुदेव की कृपा सब पर ही है और गुरुदेव सभी पर अपनी समान कृपा बरसाते हैं। बस हमें आवश्यकता है, गुरुदेव कहते हैं ना, गुरुदेव बताते ये तो क्या है, ये कृपा का एक सागर समुद्र के समान है ना। तो अब ये हम पर निर्भर है कि अब उस समुद्र में से कितनी बाल्टी अपन निकाल लें, किस तरीके से अपन उसको अपने उस साँचे में डालते हैं, ये इसका अपने को ही निर्धारित करना। और कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव से आंतरिक प्रार्थना से, इनर रिक्वेस्ट से, इसमें एक जो बात जो विशेष लगती है वो ये लगती है कि जैसा कि आपने फरमाया कि निश्चल प्रेम है ना। तो गुरुदेव एक चीज की विशेष रिक्वायर्ड करते हैं। एक बार एक बात याद आती है जिसमें गुरुदेव ने फरमाया था कि आप ध्यान करो या नहीं करो, मंत्र का जप करो या नहीं करो, मेरे प्रति यदि आपका प्रेम भाव, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव वो अगर है तो वैसे ही पार पड़ जाएगी। और नहीं तो आप भले कितना ही ध्यान करें, कितना ही मंत्र जप करें, कोई फायदा नहीं, कोई एक सिर दर्द भी ठीक नहीं होना है। एक बात। और वैसे, और अब मैं जो निवेदन कर रहा था, जो पहले वाले वीडियो में, पहले वाले एपिसोड जैसा कि आपने जी 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 है ना, उसमें मैं चल रहा था सन 2001 में। सर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उससे कुछ आगे बढ़ने की। बिल्कुल, वहीं से आगे शुरू कीजिए। जब आपने कहा कि गुरुदेव ने आपको 3 शब्द कहे, हिम्मत रखना छोरा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही गुरुदेव ने आदेश किया और आदेश करके गुरुदेव वहाँ से प्रस्थान कर गए। और उसके बाद में जब वो पूरे दिन कंप्लीट हो गए हमारे, है ना, उस समय उन दिनों के दौरान में मेरे जो अंकल मुंशी जो कोर्ट में मुंशी होते हैं, है ना, वो ऑफिस में मुंशी थे। उन्होंने बड़ी दीनहीन भाव से उन्होंने कहा कि अब अपने ऑफिस का क्या होगा। ऑफिस का मतलब जो एडवोकेट का एक ऑफिस होता है, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर जो थे सर वो भी एडवोकेट थे और जो फादर थे वो भी एडवोकेट थे। और जो हम लोगों का जो ऑफिस था, एडवोकेट का ऑफिस था, वो 1960 अप्रोक्सीमेटली 1960 से संचालित हो रहा था, चल रहा था। तो जी सर, उसमें 2001 में एकदम से ब्रेक लगता हुआ सा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि अब इसका क्या होगा। तो मैंने कहा, बस मैंने उनको कहा ये हिम्मत रखो आप,
अरे उन्होंने कहा हिम्मत तो रखे, पर हिम्मत रखे कोई लड़ना थोड़ी किसी से, है ना, करेंगे होगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगी गाड़ी। मैंने कहा देखो ये तो मैं भी नहीं जानता, है ना, लेकिन हिम्मत रखनी है। अब वो समझ में मेरे को भी नहीं आवे। अब जैसे ही पिताजी एक्सपायर हो गए, और सर उस समय तक मैंने जो है केवल मस्ती मारी थी, है ना, कुछ भी सीरियसली कुछ भी नहीं लिया, कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लिया। और ये बिल्कुल विचार ही नहीं आया कि 50-51 साल की एज में भी कोई ऐसे ही चला जाता सीधा। तो धारा 323 लॉ में जो होती है, धारा 323 आईपीसी है, जो बिल्कुल छोटी सी छोटी धारा सेक्शन है आईपीसी की, सॉरी सर, उसमें एक व्यक्ति को एक हर्ट करना होता है, सिंपली हर्ट होता है, तो उसमें 1 साल की सजा वगैरह एक छोटी सी धारा है। मुझे उसकी डेफिनेशन तक नहीं आती, उसमें ही काम कैसे करना है वहाँ तक भी जानकारी नहीं थी। तो जब वो 12-13 दिन कंप्लीट करके हम लोग जब वापस घर गए, और पहले ही दिन ऑफिस में बैठना पड़ा, तो सेकंड डे एक मर्डर केस का आर्गुमेंट था। अब गुरुदेव की कृपा कैसे शुरू हुई, गुरुदेव की कृपा फिर आगे चल रही है ना। तो अब सेकंड डे मर्डर केस के आर्गुमेंट था। उस आर्गुमेंट में अब सीधा जाकर के कोर्ट में खड़े हो गए, और कोर्ट में खड़े होके जो जो ऑनरेबल जज साहब थे, जज साहब ने ये बोला कि आर्गुमेंट शुरू कीजिए। इधर एक वकील साहब खड़े थे, बड़े सीनियर थे, उन्होंने बोला कि आर्गुमेंट अजीत जी करेंगे शुरू। उनको अच्छी तरह जानता है, इसको कुछ नहीं आता जाता, है ना। मैंने कहा अब तो फंस गए। तो अब मैं तो टाल मटोल करने लगा, है ना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पहले तो गवर्नमेंट एडवोकेट करेंगे, मैं तो कंप्लेनेंट साइड से हूँ, मैं उनकी बात में कर लूंगा। फिर मैं बहाना बनाने लगा, है ना। फिर मैंने कहा एक्यूज साइड पहले करेंगे, बोला नहीं केस। फिर वो एक्यूज एडवोकेट बोले नहीं, केस को आपको रीओपन करना है, आपको ओपन करना है ना, बिकॉज यू हैव लॉस्ट द एफआईआर, है ना। तो फिर जो है, फिर मैंने कहा अब क्या करें प्रभु, अब तो फंस गए, है ना। तो ऐसे करके थोड़ी सी बातचीत चलते जैसे तैसे करके उस एपीपी महोदय को, जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे, एपीपी को राजी किया। एपीपी को राजी करके मैंने कहा आप बोलो, वो बोलना शुरू हुए, वो बोले। फिर उन्होंने एक्यूज एडवोकेट को राजी किया, वो बोलना शुरू हुए, वो बोलते गए। अब मैं कुछ लिखता गया, मैंने कहा ये जैसे जैसे बोलेंगे ना, वैसे वैसे मैं कुछ सीख जाऊंगा। तो मैं लिखता गया, कई देर तो लिखता गया, लेकिन वो दिमाग के ऊपर से निकलता गया सारा। अब आधे घंटे बाद में कुछ समझ ना आना, सब बंद है। और वो करीब 2.5 से 3 घंटे की आर्गुमेंट उनकी चली। 10 बजे शुरू किया उन्होंने, 1 बजे तक चला, और मेरे घंटे पर 11 बजे तक समझ में आया, पीछे के 2 घंटे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो जो एडीजे जो जज साहब थे, उन जज साहब ने कहा अदिति आपका टर्न है, बोलिए। मैंने कहा मैं श्रीमान कल आर्गुमेंट करूंगा, मुझे 1 दिन का समय चाहिए। बोला ठीक है, कल सुबह रख देते हैं। तो कल सुबह रख दिया, और फिर कल सुबह कुछ फाइल पढ़ी, कुछ प्रार्थना की करके, और 4 लाइन दुआ करके बोली, और बोल करके फैसले के लिए जब दिन आया, जब फैसले का दिन आया, तो उस समय हुआ ये कि वो 302 आईपीसी का केस था, 302 आईपीसी का जो मर्डर का सेक्शन होता है, उसमें सेक्शन 326 एक आईपीसी के सेक्शन भी दूसरे सेक्शन में लगे हुए थे। तो उसमें जज साहब ने बोला फैसला सुनाते हुए कि 302 आईपीसी में इनको बरी किया जाता है। बरी का मतलब एक्विटल होता है, वो एक्विटल कर दिया। दैट वाज माई अगेंस्ट माई, है ना। बट ना एक्यूज्ड आर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 326 आईपीसी। 326 आईपीसी में उनको कन्विक्शन कर दिया गया। तो 326 आईपीसी में ये होता था, किसी शार्प वेपन से किसी के साथ में चोट कारित करना, और उसको हर्ट करना, और उसकी फ्रैक्चर कारित करना होता है, उसके इंजरी कारित करके उसका ना अस्थि भंग जिसको बोलते हैं, वो होता है। और उसके बाद में क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा कि इसको तो, और वो एक्यूज 2.5 साल से जेल में बैठे थे। जब वो जेल में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो जो जो अपोजिट काउंसिल थे, मुलजिम के एडवोकेट, जो एक्यूज साइड एडवोकेट थे, वो बोले कि अब बोलना ही नहीं है कुछ, ठीक है 302 में बरी होके छोड़ दो इनको, है ना। अब तो 2.5 साल से अंदर है। बाकी 326 आईपीसी जो है, उसमें अगर कोई व्यक्ति 6-7-8 महीने भी अंदर रह जाता है, तो उसको और अंडरग्राउंड में छोड़ देते हैं। अंडरग्राउंड होता है मतलब जितनी सजा उसने भुगत ली है उसको करके छोड़ दिया जाता है। तो उस समय बस एक मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ इनको छोड़ दिया गया, तो यहीं
अपनी पिक्चर पूरी खत्म हो जाएगी। तो वहाँ वो चीज़, वो जो गुरुदेव ने फरमाया था, गुरुदेव ने बताई थी कि हिम्मत रखना। अब मेरे को वो चीज़ वो याद आई, वहाँ पर वापस क्लिक हुई। तो मैंने पूरी जोर शोर से पूरी हिम्मत के साथ में मैंने मेरा आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आगे जो परिणाम होगा देखा जाएगा। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे छोड़ सकते हैं, इन्होंने जिनको मारा है, इन्होंने एक व्यक्ति को मारा है, और वो व्यक्ति जिसके जो जो फ्रैक्चर हुआ है, जो शार्प का फ्रैक्चर हुआ है, वो उस मृतक के हुआ है, डेड बॉडी के हुआ है ना, और इसको कैसे छोड़ा जा सकता है। तो वो उन्होंने, साहब ने बड़े इसको सीरियसली सुना, सीरियसली सुन के उन्होंने, वो चूंकि वो तो जेसी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे पहले, और उनको 5-5 साल की सजा कर दी। 5 साल की सजा, इसका तात्पर्य ये होता है सर कि 3 साल की जब सजा कोर्ट सुनाती है ना, तो उसमें हेड टू हेड देन एंड देयर बेल ग्रांट होती है। जब 4 ईयर एंड 3 ईयर के अप जाता है, तो वो उसको फिर हाई कोर्ट में अपील में जाना होता है। तो उन्होंने 5 ईयर पनिशमेंट कर दिया उनको। तो 5 ईयर पनिशमेंट करते ही वो तो जेल का जेल में ही रह गए, है ना, बाहर नहीं आए। अब वो अपने जैसे बार अपने वकील साहब से लड़ने लगे कि बोले कल के छोरे ने आपको हरा दिया। अब वो उससे उलझ गए, है ना। अब यार मौज हो गई, है ना। मैंने चलो पहला परिणाम चलो कैसा आया, कुछ अच्छा आ गया। इसके बाद में सर, इसके बाद में धीरे धीरे सीखता गया, काम करते गए, और फिर हुआ ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि 1 बाय 1 करके वहाँ देयर आर 6 कोर्ट्स, मतलब एट द हेडक्वार्टर नागौर जिला मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है, उस पर 6 जुडिशियल कोर्ट्स है ना। उन 6 में सभी पे केसेस लगते थे, है ना। और जब काम करते गए अब गुरुदेव का हिम्मत रखनी है, तो हिम्मत रखनी थी, है ना, हिम्मत हारनी नहीं थी कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, करते करते फिर करीब 3-4 महीने में तो स्थिति ये चेंज हो गई, ऐसी चेंज हो गई कि जो जितने भी वहाँ एडवोकेट्स थे, करीब 70-80 के आसपास अराउंड एडवोकेट्स थे टोटल, है ना, हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। और उन लोगों ने एक अपने ही साथी एडवोकेट, जो कि मैं था, है ना, मेरे खिलाफ में, मेरे अगेंस्ट में उन्होंने एक बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में एक मीटिंग बुलाई, और उन्होंने मीटिंग में ये बोला कि सारे फैसले इसके फेवर में कैसे हो रहे हैं, है ना। और ये ऐसा लगता है इसने ना सारे ऑफिसर्स को ये पैसे खिला के फैसले कराता है। तो मैंने कहा ठीक है, अब जैसा आप सोचो, जैसा आप समझो। मैंने कहा आपको तो पता ही नहीं है कि ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। दे मतलब दे आर टोटली अनअवेयर, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ ये लोग थे, है ना। तो एक तो वो प्रक्रिया चली, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे क्रम आगे बढ़ता गया। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि गुरुदेव जब गांव विलेज में पधारे थे ड्यूरिंग द 12 डेज, है ना, उनमें आए थे। तो अब वो क्या मैटर था, वो मतलब उसका आगे प्रोसेस क्या है ना। तो 2001 23 सितंबर 2001 को मेरे फादर एक्सपायर हुए सर। और उसके बाद में 14 जून 2002 को मेरे पुत्र प्राप्ति हुई, मतलब संतान प्राप्ति हुई, ठीक है सर। तो अब वो जो, और डॉक्टर्स जब वो हुआ, बच्चा जब वो हुआ, डॉक्टर्स ने ये बोला कि ये अपनी ओरिजिनल डेट से 9 डेज बिफोर आ गया, 9 डेज पहले आ चुका है। और तो 9 डेज अगर काउंट करते हैं तो 23 तारीख बैठती है, 23 जून बैठती है सर, है ना। अगर उसको 9 डेज एक्स्ट्रा करते हैं अपन, है ना, तो आप 23 सितंबर से अगर 23 जून का टाइमिंग काउंट करेंगे तो 9 मंथ्स होता है ना। और जब उस बच्चे को, जब वो जो बच्चा आया, तो बच्चे को जब मेरे अंकल ने, वही अंकल जो बड़े आशंकित रहते थे, हाँ, उन्होंने जब उसको देखा, देखते ही वो एकदम से पीछे हट गए, चौंक गए, बोले ये तो भाई साहब कैसे आ गए, है ना, भाई साहब जैसा क्यों दिख रहा है ना। मैंने कहा ठीक है, पता नहीं कैसे दिख रहा है ना, प्रभु जाने। फिर समय निकला, समय निकलते निकलते अगले 3-4-5 महीने बाद दीपावली का आया, 6 महीने बाद। तो गुरुदेव बीकानेर में एमपी कॉलोनी में रेजिडेंस पर थे, तो अनुमति लेकर के गुरुदेव से प्रार्थना करके वहाँ हम लोग गए सभी जने। तो वो बच्चा भी था, वो 5-6 महीने का बच्चा हो गया। अब वो पीछे बैठा था, बैठना सीख गया, और हम सब लोग तो 1-2 बात करी। गुरुदेव ने फिर हाथ से इशारा करके कहा ये वही बच्चा है, वही आत्मा है, सुरेश जी, है ना। मेरे पापा का नाम सुरेश जी था। क्या बात, ये वही आत्मा है, इसमें धीरे धीरे वही लक्षण प्रकट हो जाएंगे जो सुरेश जी में थे। तो जो मेरे पिता थे वो मेरे पुत्र के रूप में वापस आ चुके हैं,
तो ये एक सेकंड एक्सपीरियंस। तो ये बिना गुरुदेव की आज्ञा, बिना गुरुदेव की इच्छा, बिना गुरुदेव की आशीर्वाद, बिना गुरुदेव की कृपा के तो संभव ही नहीं था। नहीं ये सेकंड। और इसके बाद में फिर आगे प्रोसेस और चलती गई सर, है ना। फिर क्या हुआ कि 2003 में, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं सर, कि एक मेरा मामा जी का लड़का हेमंत, जो अभी आजकल वो हीमोफीलिया का पेशेंट हो गया, ठीक हो गया था वो, है ना। आजकल वो यस सर, हेमंत खुद ही डॉक्टर बन गया अभी वो। तो 2003 में जब मेरे मामा जी मेरे पास में आए, एक दिन आए, वो गिर गया, बच्चा गिर गया था। गिरने के बाद में उसके चोट वोट लगी, और चोट लगने के बाद में जोधपुर लेकर गया उसको, और कहा कि इसको ब्लड देना पड़ेगा। तो मैंने भी उसको जाकर के ब्लड दिया, एक यूनिट ब्लड लिया, और दे करके मेरे मामा जी ने दिया, मैंने भी दिया, हम दोनों ने दिया। और फिर डॉक्टर ने कहा कि उसके कोई इंजेक्शन लगाते थे, इंजेक्शन लगा दिया, फैक्ट्री 8 and 9 का इंजेक्शन लगा दिया, और बोला कि अब आगे ध्यान रखना, गिरे नहीं। महीना 20 दिन हुआ, बच्चा था 3-4 साल का, फिर गिर गया वो खेलते खेलते, फिर उसके लग गई। फिर लगने के बाद में अब वो मामा जी परेशान हो गए। अब वो हर 5वें-7वें दिन 3000 का इंजेक्शन, हर 5वें-7वें दिन। तो वो उन्होंने इस बात को थोड़ा सा गहराई से लिया। उन्होंने कहा कि अब तो, एक दिन वो परेशान होकर के घर आए, बोले उनके 2 बेटे, बोले हमारे तो एक ही बेटा, हम तो मान के चल रहे हैं, एक तो ये काम का नहीं रहा, ये तो देर सवेर इसी तरीके से ऊपर जाएगा। अब मैंने कहा देखो आपने प्रयास कर लिया सारा, बोले प्रयास कर लिया, सारी प्रयास कर लिया, बोले हाँ। बोले एक प्रयास और है, बोले क्या? बोले तू तो तेरे गुरुदेव का कहेगा, है ना। मैंने कहा तो इसमें तो गलत कहाँ कह रहा हूँ, है ना, आप प्रयास करके देख लो, ये भी प्रयास कर लो, प्रयास तो किए ना आपने? बोले हाँ किए। ठीक, बोले ठीक है, चलो क्या करना है? बीकानेर चलो। बीकानेर गए, और बस वैसे ही दीक्षा में बैठे, और सामने जब वो दीक्षा कार्यक्रम पूरा हुआ, पूरा होने के बाद में लाइन बना करके, गुरुदेव का लाइन बना करके सभी लोग नमस्कार करो और चले जाओ। जैसे ही उसका टर्न आया सॉरी सर, तो मैंने गुरुदेव को निवेदन किया कि मैंने कहा गुरुदेव, ये मेरे मामा जी का बच्चा है और इसको हीमोफीलिया की बीमारी है सर, हीमोफीलिया। गुरुदेव ने ये क्या, गुरुदेव बोले ये क्या होता है? मैंने गुरुदेव इसके ना खून नहीं रुकता, और है ना चोट लग जाती है, और बंद नहीं होता, और खून बहता रहता है। गुरुदेव बोला ठीक हो जाएगा, नाम जप करना, ध्यान करना, ठीक हो जाएगा, और कुछ लौंग दे देना। उस समय गुरुदेव कुछ लौंग भी अपने साथ रख करके, और फिर कुछ लोग जो है वो भी आशीर्वाद के रूप में लेते थे, है ना। तो बोले ये भी लौंग दे देना, और इसको मम्मी पापा का ध्यान करें बैठ करके। तो उन्होंने ध्यान करना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। फिर वो ठीक हो गया। ठीक होते 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 वो न केवल उसकी शारीरिक बीमारी ठीक हुई, बल्कि उसका बिल्कुल मेंटली डेवलपमेंट, जैसा कि आप बच्चों कहते हैं, बच्चों का, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास, तो वो भी उस बच्चे के साथ में बिल्कुल हुआ। और अभी की तारीख में वो एम्स दिल्ली में खुद ही डॉक्टर है, और MS MD आई थिंक कर रहा है, MBBS कंप्लीट होगी उसकी, और वो नौकरी कर रहा है। अच्छा खासा उसका जीवन है, सब कुछ सर। गुरु भाई, उसमें 2-3 बात गुरुदेव के ने अपने लेक्चर में कही, दीक्षा कार्यक्रम में कही। जी सर। एक तो ये, और आपके मामा जी का भी शायद मैंने इंटरव्यू देखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को अपने एक घेरा बना करके बीच में बिठा देते थे, ये खेलता रहता था, और हम लोग मंत्र जाप करते रहते थे। तो जब मैंने पहली बार ये सुना, तो मुझे लगा कि कितना देसी और कितना यूनिक इलाज है ये, कि गुरुदेव का मंत्र घेरे में बैठा करके किसी बच्चे को जपा जाए तो बच्चा ठीक हो जाता है। एक ये चीज मुझे याद रही। और चूंकि जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी, तो मैंने हेमंत के लिए पूछा था आपसे। हाँ बिल्कुल। दूसरा, गुरुदेव ने यह कहा था कि वो जो डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था बीकानेर में, डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमानी, गोल्ड मेडलिस्ट, जी सर, उसका गुरुदेव से मिलना जब रहा, तो आपको भी पता होगा, वो चीज आप जरूर बताएं, इससे पहले कि हम आपकी अगली अनुभूति पे पहुंचे। जी सर, जी सर। उसके लिए गुरुदेव ने ये बताया था कि वो जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि ये तो गोल्ड मेडल का केस है। गुरुदेव बोला कि ये ठीक हो गया, नोबेल प्राइज का केस है ये, नोबेल, नोबेल प्राइज का केस है। तो गुरुदेव ने कहा कि सारे आज तक जितने नोबेल प्राइज दिए ना, सबको इकट्ठा कर दो, और उनको कह दो कि एक HIV को ठीक करके दिखा दे। और अब तक तो कितने HIV ठीक कर दिए। तो ये जो सारी चीज है, ये बिना स्वयं परमात्मा के ये और कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता।
मतलब ये एक, मैं निवेदन करूँ सर, ये एक ऐसा समय है, ऐसा संधिकाल का समय है कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं कि हम लोग स्वयं परमात्मा के राज्य में, परमात्मा के समक्ष मौजूद रहने का, फिजिकली उपस्थित रहने का एक अवसर मिला है। जैसा कि हम बात करते हैं कि सपोज आप महाभारत काल में रहे होते और आपको पता होता कि ये कृष्ण भगवान है ना, तो आप उस समय किस प्रकार का जीवन बिताते? क्या आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन बिताना पसंद करते हैं या उनके साथ में जीवन बिताना पसंद करते हैं, उन्हीं की छत्र छाया में जीवन बिताना पसंद करते हैं? अभी वही समय चल रहा है, अब उनको समझने की देर है। अब उनको समझने के लिए मेरा तात्पर्य ये है सर कि गुरुदेव को समझने के लिए तो बिल्कुल आपको अंदर जाकर के, बिल्कुल आपके अंदर जाकर के रिक्वेस्ट करनी होगी कि गुरुदेव आपका रहस्य बताइए, बताने की कृपा करें, आपका राज बताने की कृपा करें। हु आर यू सर, आप अल्टीमेटली हैं कौन, है ना? तो फिर वो मतलब बहुत बहुत गहराई में जाना होता है, बहुत उसके लिए अपने आप को बहुत मतलब सरेंडर करना होता है और मतलब आंसू आंसू निकलते, मतलब अंदर से बिल्कुल मतलब बहुत रिक्वेस्ट करनी होती है, तब वो सत्ता अपने पत्ते खोलती है। अदरवाइज वो बिल्कुल आपको नजदीक फटकने नहीं देते, बिल्कुल अपन पास भी नहीं जा सकते उनके। बिल्कुल। बड़ा ही मिरेकलस मामला है। कुछ जैसे कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को कुछ समय तक वो जुड़े रहते हैं, कुछ समय तक करते भी हैं, लेकिन कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ समय तक और आगे एक्स्ट्रा चलते हैं, फिर कुछ समय बाद आगे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये सारा जो है, सारा खेल गुरुदेव की कृपा का और आपका अंदर का जो आंतरिक जो जो एक निश्चल, जो बिना किसी प्रकार के अहेतुकी प्रेम, मतलब बिना किसी प्रकार का मोटिवलेस, आपका कोई टारगेट ही नहीं है ना, आपका कोई उद्देश्य नहीं है, आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए, आपको तो केवल और केवल गुरुदेव ही चाहिए। बस वो चंदा चकोर को देखती रहे, बस वो आमने सामने दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बस तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को तो केवल मेरा ही गुरु चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सर सही। जब जब अपन इस स्थिति में जब व्यक्ति पहुंचता है, जब गुरुदेव की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है ना, और जब आदमी व्यक्ति इस लेवल पर जाता है ना, तो उसमें जो एक कॉन्फिडेंस आता है, जो एक आत्मविश्वास डेवलप होता है, जो एक अंदर से एक आकर्षण उत्पन्न होता है, वो कई कई पहाड़ों से भी अधिक पावरफुल, मजबूत और सॉलिड होता है। उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो क्या हुआ सर, मैं कुछ आगे निवेदन कर रहा था। आप जब करें सर। जी सर, जी सर। तो क्या हुआ कि जैसे ही पापा एक्सपायर हुए और कुछ लोगों ने आकर के मुझे ये बताया कि अरे तू तो क्या गुरुदेव 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 करता रहता, तेरे तो पापा जी चले गए, ये हो गया वो हो गया, है ना, अब तो तू जो है इनको छोड़ दे, इनके ना रट लगाना छोड़ दे, अगर गुरुदेव में कुछ होता तो तेरे पापा को बचा लेते, है ना, तो वो चले क्यों गए? अब अब मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो मेरे को आप एक चीज बताओ, है ना, आपने किसी ने किसी को, आपने देखो आप किसको मानते हो? बोले मैं तो भगवान शिव को मानता हूँ। मैंने कहा आप किसको मानते हो? बोले मैं बजरंग बली को मानता हूँ। बोले आप किसको मानते हो? मैं तो गणेश जी को मानता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा पहले भगवान शिव की अपन बात कर लेते हैं आपकी, है ना। मैंने कहा आप सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, कब से मान रहे हैं? बोले हम तो जन्म जन्मांतर से मान रहे हैं, है ना, हमारे पीढ़ियां भी मान रही है। मैंने कहा जो पीढ़ियां मान रही थी ना, है ना, उनका उनके क्या समाचार है वो मुझे देने की कृपा करें। जो क्या उनको उनको किस किस प्रकार के आगे परिणाम आए सामने आपके, क्या वो आज इस संसार में? पहली बात तो आपने कहा ना कि मेरे तेरे गुरुदेव तेरे पापा को बचा नहीं सके, है ना, इस बात का मैंने उत्तर, जो मुझे उत्तर देने की, जो मुझे मुझे ठीक लगा, सर्वोत्तम जो बात लगी वो ये लगा मेरे को। मैंने कहा देखो आपने भगवान शिव को माना ना, या सोमवार का व्रत किया ना, है ना, अब आप मुझे ये बताओ कि शिव हमेशा रोज शिव जी जल चढ़ाते थे, बेल पत्र चढ़ाते हो, ये करते हो वो करते हो, और आप कहते हो हमारे पूर्वज भी यही काम करते हैं। तो मैंने कहा आपके पूर्वज इस संसार में है क्या? बोले नहीं है, है ना। मैंने कहा आपके दादाजी हैं? बोले नहीं है, है ना। तो मैंने कहा तेरे भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, ठीक है, हिसाब बराबर। अब आगे चलते हैं, है ना। मैंने कहा अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पूर्वज जो शिव जी के जल चढ़ाते चढ़ाते जीवन मुक्त हो गए, वो नरक में गए, स्वर्ग में गए? बोले हमारे को क्या पता। मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता, हिसाब बराबर, है ना। अब मैंने कहा अब आप मुझे बताओ, आपका अपनी बात कर लेते हैं, है ना। आप खुद जो आप है ना, जिनको आप
कहते हो हम शिव के जल चढ़ाता हूँ, मैं मंगलवार को ना वो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, और बुधवार को जाकर के जो है गणेश जी के भोग लगाते हैं, गुरुवार को पता नहीं किसके, शुक्रवार को संतोषी माता के, शनिवार को शनि देव के, रविवार को सूरज भगवान के, 7 दिन सबको राजी कर लिया। ठीक है, तो मैंने कहा आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये अंदर से 100% आर यू श्योर कि आपको जीवन मुक्ति मिलेगी, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कभी किसी को मिला ही नहीं है? बोले ये तो सब फालतू की बातें हैं, ठीक है अपना अपना कर्म करते हैं, आप बाकी ये छोड़ो। मैंने कहा मतलब अंधी अंधी श्रद्धा तो, अंधी भक्ति तो तुम कर रहे हो, है ना, अंधी श्रद्धा तो तुम कर रहे हो, यहाँ तो टोटल रिजल्ट ओरिएंटेड है, बेटर है, रिजल्ट के बिना तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है ना, और मेरे को ही कह रहे हो आप। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूँ कि मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना, तो आपने तो मान लिया ना कि आपको तो कुछ भी नहीं मिलना है ना, आप तो फिर भी है ना, फिर भी जल चढ़ाए जा रहे हो ना, है ना, फिर भी आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो ना, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा ना। तो जब आपको मिलने से आपको कुछ भी नहीं मिला तो मेरे को परेशानी नहीं है, तो जब मैं किसी मेरे इष्ट को मान रहा हूँ तो आपको क्या परेशानी है? तो मुझे राय देने की कृपा न करें, है ना। तो ठीक है फिर ओके, जब आपको ही कुछ नहीं मिला तो फिर उनसे मिलना ही नहीं है कुछ, तो ठीक है, तो आप भी खाली हाथ जाओगे, मैं भी खाली हाथ ही तो जाऊंगा, इतना ही तो फर्क है ना, तो जाने दो खाली हाथ, है ना, क्या फर्क पड़ता है, और खाली हाथ चले जाएंगे कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा अब तो गुरुदेव को तो भूलना और गुरुदेव को छोड़ना ना मेरे बस में है, ना मैंने उनको पकड़ा, ना उन्होंने मेरे को पकड़ा है। अब वो चाहे जब छोड़ेंगे और वो चाहे जब पकड़ेंगे, है ना, हमारे बस में नहीं था ये, मेरे कुछ भी बस में नहीं था, है ना। तो वो बोले कि इसके समझ में नहीं आनी है ना, ये तो मेंटली क्रैक है ना, तो वो क्या पीछा छोड़ो, है ना, ये पागल आदमी है बिल्कुल। तो फिर करते करते क्या हुआ, बात चलते प्रोसेस चलते 2003 की बात है। 2003 में एक दिन दिसंबर की बात है, दिसंबर में सर्दी का महीना था, बाहर कुर्सी में धूप में कुर्सी लगा करके मैं कोर्ट में मेरे बैठा, तो उस समय बड़ी अच्छी खुशबू आई, बहुत जोरदार खुशबू आई। मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से आई, है ना, उठ करके चारों ओर देखा, कोई आदमी भी नहीं था, कोई आसपास कुछ भी नहीं दिखा, एक मुश्किल 4-5 सेकंड खुशबू आई, बंद हो गई, फिर 10-15 मिनट बाद ठहर करके फिर खुशबू आई, है ना, फिर खुशबू आई। मैंने कहा ये खुशबू कहाँ से? फिर एक कान में आवाज सी आने लगी कुछ हल्की सी, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कान को ऐसा ऐसा किया, अभी जिसमें हाथ लगा रहा हूँ इसी के, है ना सर, तो इसमें आवाज है, मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने कहा तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, बोल क्या रहा है। फिर एक आध दिन सुनाई दिया, फिर मैंने एकदम ध्यान में आया, अरे मैंने कहा गुरुदेव वो नाद की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नाद वाद तो नहीं है, नाद का चक्कर तो नहीं है। फिर मैं सोचते अब गुरुदेव पूछने की हिम्मत नहीं पड़े, मैंने गुरुदेव के डांटते हुए नहीं, गुरुदेव के नाटक कर रहा है ना, तो बग जाए ऐसे। तो मैंने कहा गुरुदेव डांट दिया तो समस्या हो जाएगी, ये पूछे तो कैसे पूछे, अब वो तो चलता गया, क्रम चलता गया। फिर 24 दिसंबर 2005, उससे करीब 2 साल बाद सुबह 10 बजे आश्रम, गुरुदेव का आश्रम जाने का अवसर मिला, और गुरुदेव आश्रम के बरंडे में ऑफिस के सामने जोधपुर आश्रम में विराज रहते हैं, वहां जाकर बैठा, सामने बैठा, तो गुरुदेव पूछने की हिम्मत पड़ गई। मैंने कहा गुरुदेव, है ना, ऐसे कान में आवाज सी आ रही है, तो गुरुदेव ने एक लाइन ही सुनी, सुनते ही कहा कि ना सुनाई दे रहा है, अब वो जो मंत्र का जप कर रहा था ना उसको बंद कर दे, अब इसको सुनता रहो जी। वो जो गुरुदेव ने फरमाया, गुरुदेव ने आदेश दिया, उस दिन के बाद से लेकर आज दिन तक अभी भी जब अब हम बात कर रहे हैं, है ना, ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, इस समय भी वही ध्वनि उसी रूप में अभी भी आ रही है ना, तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है ना। और तो वो नाद वाली स्थिति भी चलने लग गई थी, है ना, 2003 से, तो वो हो गया। और अब फिर आगे बढ़ते गए, फिर अब जो मेरे जो जहाँ वो ससुराल पक्ष वाली बात कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ सर, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने काफी समझाइश की कोशिश भी की, है ना, उसमें उन्होंने कहा कि देखो है ना, आप है ना गलत लाइन में फंस गए हो, और आप ना वापिस है ना अपना है ना थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ, है ना, और थोड़ा काम पर ध्यान दो। तो मैंने कहा ठीक है, बात तो सही कह रहे हो, सिंसियर तो होना ही पड़ेगा। तो करते करते 2005 आ गया और 2006 आ गया, फिर वो गुरुदेव के अपने फोटो से ध्यान के कार्यक्रम चालू हुए, है ना, फोटो से ध्यान के जब कार्यक्रम चालू हुए तो जोधपुर में गुरु भाई उमेद सिंह जी, एक वो चंद्रनारायण जी,
हम 4-5 जने जो है, और मैं भी उनमें शामिल था। तो जी अब जो झुंझुनू, जैसलमेर, जालोर, भरतपुर, पता नहीं कहाँ सारी जगह जो है, सीकर, सब जगह हम जा जाके हमने, गुरुदेव ने अवसर ऐसा दिया, गुरुदेव ने वहाँ भेज के भगा ओसिया में चले जाते, कभी कहीं चले जाते, तो सब जगह जा जाके कार्यक्रम करने शुरू कर दिए, है ना। जी और उन कार्यक्रम करने से पहले वहाँ 10-10 दिन, 15-15 दिन तक वहाँ रुकना पड़ता है ना। और जब वहाँ रुकते तो वहाँ पर आप ये देखिए सर कि जो 15 से 20 रुपए में जो सबसे सस्ता से सस्ता खाना मिलता, उसका हम प्रयास करके वहाँ हम जाकर के उसी होटल में, सबसे जो सस्ती होटल होती, 15 रुपए में, 10 रुपए में थाली देने वाली, 15 रुपए में थाली देने वाली, वहाँ जाकर के खाना खाते कि ये सबसे सस्ता है, खर्चा नहीं होना चाहिए, खर्चा सारा इसमें अपने सिस्टम में, व्यवस्था में, माइक लगाने में, प्रचार कार्य में हो। और उसमें करते करते और फिर 10-15 दिन कोर्ट से छुट्टी के, और प्रोग्राम चलता गया। इतने में जी फिर जो है हमारे जो मैडम थे वो तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए यार, ये तो है ना, ऐसे तो भूखे मारेगा ही, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब तो समय आ गया है फैसला जी सुनाने का। तो उन्होंने जी कहा कि भाई साहब, आप जो है अब तो है ना अपने जो है ना आरएस की परीक्षा देंगे, है ना, और आप यही नागौर में वकालत करो आराम से, ठीक जी है। और अपन तो, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, जहाँ घूमना है घूमो, है ना। अपने तो, क्योंकि वो शुरू से 99 से वो आरएस के एग्जाम भी दे रहे थे, पहले वो सब इंस्पेक्टर थे, फिर वो कॉलेज जी लेक्चरर बने, और कॉलेज लेक्चरर के बाद में वो आरएस के एग्जाम देते वो आरपीएस की परीक्षा पास करके आरपीएस बन गए, आरएस की परीक्षा पास, है ना सर। तो हम्म इस समय तो उन्होंने मेरे को भी यूँ कहा कि अपने तो देखो ऐसा है कि आप पढ़ाई करके और आगे आ जाओगे तो है ना साथ साथ रहेंगे, नहीं तो फिर नागौर आप अकेले ही बैठे रहना। मैंने ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने नौकरी लगनी है, नौकरी कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्या है, सही बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जी मैंने कहा हाँ बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो कहा हम्म अच्छा। तो अच्छा, इससे पहले सर में एक इंसिडेंट और हुआ, जी गुरु वो मैं भाई आपको निवेदन करना चाहूंगा। 2004 में, 2004 में क्या हुआ कि गुरुदेव का लोकसभा का चुनाव लड़ा, है ना सर, हाँ है जी ना। तो उस संबंध में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, वो एक बहुत बड़ा ही शानदार अनुभव और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। तो उसमें क्या हुआ कि जो नागौर क्षेत्र है, नागौर में जो जायल, हमारी जो हम लोगों की गांव की जो तहसील लगती है, जायल लगती है जी ना। और जायल तहसील में, जायल तहसील बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है ना। तो उसमें जो हम लोगों का गांव था वो भी आता है, पूरी तहसील आती है, और तहसील में 145 विलेजेस है टोटल, 145 गांव उसमें है। और वो सारे बीकानेर जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें आते थे, है ना सर। तो उसमें क्या हुआ कि गुरुदेव ने कहा कि मैं तो अपन तो चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा जी गुरुदेव आज्ञा। बोले गुरुदेव बुलाया बीकानेर में कि आप सब लोग तैयार। मैंने कहा बिल्कुल तैयार। हमने कहा अब तो मजे आ गए, अब तो संसद में चलेंगे, मौज होगी, है ना। तो अच्छा सर, मैं मेरे मेरे लिए फैमिली बैकग्राउंड के संबंध में निवेदन करूं, मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो 1960 में, ये जब आपको ध्यान होगा सर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना राजस्थान में, पंचायत राज की स्थापना जो जी हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उस समय जो जो जायल तहसील है, वो जायल तहसील के पहले प्रधान बने थे वो मेरे ग्रैंडफादर थे, है ना। और 59 से लेकर के 67 तक वो प्रधान रहे, और प्रधान रहने के बाद में 67 से लेकर 77 तक ही रिमेंड एमएलए, है ना, वो अच्छा एमएलए रहे। और 77 के में वो सीट को रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया, और अभी तक वो सीट रिजर्व है ना सर। तो क्या हुआ कि फैमिली बैकग्राउंड जो था वो पॉलिटिक्स से कुछ कनेक्टेड था, है ना। जी और जो जी तहसील, जो तहसील वाले जो पब्लिक थी, जो पर्सन्स थे, वो उन्होंने 2003 में भी ये प्रयास किया था कि मैं वहां से, मतलब मैं फादर के बाद में मैं हम्म उस मैं उस कार्य को संभाल करके। और सर लाइट चली गई आपकी शायद में भी। आप जारी रखिए जारी रखिए जी सर। तो उन्होंने उन्होंने ये कहा कि आप इस कार्य को संभाल लें और आप प्रधान का चुनाव लड़के और आप बन जाए। मैंने कहा नहीं, मेरे बस का नहीं है।
तो फिर क्या हुआ कि इतने में 2004 में वो लोकसभा चुनाव वाला बीच में आ गया, है ना। तो उस समय गुरुदेव ने बुला के कहा सब तैयार, मैंने कहा बिल्कुल तैयार, है ना। तो मैंने जाकर के बोले कि चलो ठीक है तो काम शुरू कर दो। मैंने कहा काम शुरू कर दो। अब काम कैसे शुरू कर दो? ठीक है चलो जी गुरुदेव काम शुरू कर देते हैं, है ना। तो वो 800 कार थी मेरे पास में। मैंने कहा अब तो कुछ साधन तो एक ही है ना। तो वो 800 कार लेकर के मेरे एक जूनियर थे अभी जो जाइल में वहाँ एडवोकेट है, उनको साथ लेकर के उनको गाड़ी में आगे बिठा करके जाइल का जो मेन चौराहा है उस पर जाकर के खड़े हो गए, है ना। जी। उस चौराहे पर जाके खड़े हो गए तो 2-3 जने जानते थे, वो बोले वकील साहब आप यहाँ कैसे आए? मैंने कहा देखो है ना इलेक्शन आ गए लोकसभा के। बोले हाँ इलेक्शन तो आ गए। बोले आप किसके, कांग्रेस के बीजेपी के? मैंने कहा कांग्रेस बीजेपी से मतलब? नहीं 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 मैं तो मेरे गुरुदेव के। बोले गुरुदेव, गुरुदेव का चुनाव से क्या लेना देना? मैंने कहा गुरुदेव का जी। चुनाव से लेना देना नहीं, गुरुदेव चुनाव लड़ रहे हैं। बोले गुरु जी चुनाव लड़ी? मैं कहा हमारे गुरु जी चुनाव लड़ी। मैं कहा अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर क्या है कि चुनाव लड़ी तो वोट कौन देगी, है ना। सर सुन रहे हैं सर? हाँ जी सर। सर हेलो। हेलो। गुरु भाई आप जारी रखिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी जी सर, जी सर, जी सर, जरूर। हाँ, जी सर। मेरे मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, बारिश हुई काफी आज, तो मैं अच्छा अब मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर सर जी। सर सर। तो तो आपने कहा कि मैं तो गुरुदेव के लिए लड़ूंगा चुनाव, ना हाँ नहीं बीजेपी कांग्रेस। नहीं नहीं सर, मैंने ये कहा कि गुरुदेव चुनाव लड़ रहे हैं और हमको आदेश मिला है कि हम इसमें कार्य करेंगे। जी जी जी। बोले बोले आपके दादाजी तो है ना पॉलिटिकली बैकग्राउंड रहा है और आप कौन से गुरुदेव के चक्कर में पड़ रहे हो, आपका कैरियर खत्म हो जाएगा, है ना। अब मैंने कहा कैरियर तो शुरू ही अब हो रहा है ना। बोले खत्म की कौन सी बात कर रहे हो? बोले जी साहब, बोले बोले वकील साहब ये उल्टी गंगा क्यों मार रहे हो? कौन से गुरुदेव, जी कैसे गुरुदेव? कोई कोई वोट ही नहीं देगा, आटा नहीं एक ही नहीं देगा। जी मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है, नहीं देगा तो असलियत पता लग जाएगी लोगों की, है ना। जी कि कितने लोग सही के साथ में, कितने लोग गलत के साथ में, कोई बात नहीं। जी बोले कोई बात नहीं ठीक है चलो आप तो, हम तो आपके साथ रहेंगे और तो क्या करें, अब आपका साथ देना पड़ेगा। तो जी ऐसा करके उन्होंने एक एक कमरा वहां जाकर के एक कमरे की कार्यालय स्थापना कर दी। जी कार्यालय ले लिया, चुनाव कार्यालय, गुरुदेव का नाम लिख करके जी दिया अगरबत्ती लगा कर चुनाव कार्यालय की स्थापना कर दी, है ना। जी। फिर क्या किया, मैंने कहा अब कैसे करें? तो मैंने कहा अब पैसे कौन देगा हमारे को, है ना। कोई अब नहीं दे। भाई चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने में तो फिर पैसे भी चाहिए, अब पैसे कहाँ से लाए? सही बात। हम्म। तो अब दूसरी समस्या ये आई। तो उसमें क्या जी। हुआ कि उसी समय मेरे कोई क्लेम पास हुआ था। क्लेम अच्छा। मतलब जो है ना सर, तो उसमें कोई जी 30-35 हजार रुपए कुछ आए हुए थे, है ना। जी। तो मैंने कहा ये सही समय पर आ गए अब, है ना। हम्म। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, चुनाव प्रचार जो करते हैं ना उसमें तो एक झंडा लगाना पड़ता है ना। और हम्म। एक जीप होती है, एक बढ़िया गाड़ी होती है फर्स्ट क्लास, और एक माइक होता है ना। जी जी माइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, झंडा चाहिए, 3 चीज चाहिए। और तो झंडा तो मंगवा लिया आश्रम से, है ना। जी जी और गाड़ी वाला बुला लिया टैक्सी स्टैंड से, है ना। जी। और माइक मंगा लिया माइक वाले की दुकान से, रेडियो की दुकान से, है ना। जी तो जी। ये सब व्यवस्था करके और उसने कहा कि सर मैं 10 दिन के 10,000 रुपए लूंगा। एक दिन का अच्छा। 1,000 रुपए, एक दिन का 1,000 रुपए। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा 20,000 रुपए अपनी जेब में पड़े, है ना। हाँ। तो अभी अपने 10,000 रुपए इसमें लग जाएंगे, 10,000 रुपए एक गाड़ी और कर देंगे, कैसी करके व्यवस्था करके अपने पास अपना काम हो जाएगा, है ना। जी तो उसने कहा सर मैं ना सुबह 8 बजे आ जाऊंगा घर पे, 8 बजे शाम को 8 बजे तक अपना चुनाव प्रचार करेंगे। जी ठीक है। तो मैंने जो दूसरे वकील साहब थे वो मेरे साथ में, उनको साथ में बिठाया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा आधे दिन माइक पर आप बोलना, आधे दिन माइक पर मैं बोलूंगा, है ना। क्या बात है। तो
हम करते करते जो है हम सुबह 8 बजे नागौर से निकल जाते, खाना खा के सुबह 7 बजे हमारे घर पे हमने कहा टिफिन टिफिन तैयार कर दो हमारे, खाना खा लेते कुछ तो और कुछ टिफिन साथ ले लेते, है ना। जी। तो मैडम ने कहा ठीक है बढ़िया धंधा पकड़ा है ना, कोई बात नहीं, है ना। मतलब वो तो मतलब के कोर्ट वोट तो जाना किया बंद, है ना। हाँ और हाँ 8 बजते ही गए, जैसे कोई वो एक मजदूर टिफिन उठा करके ड्यूटी जाता है ना, तो वो रवाना वैसा, है ना। जी अब मैंने कहा आगे तो देखो परमात्मा जाने, है ना। जी अब जी जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जी ऊपर से आदेश आ गया। तो जी। 8 बजते वो गाड़ी आ जाती, उसने बढ़िया बड़ा सा झंडा लगा दिया फर्स्ट क्लास। और अब जो है मैंने कहा गाड़ी की जितनी स्पीड रख सकता है ना उतनी स्पीड रखना, है ना। हम हम्म। बोलने में कमी नहीं रखेंगे, तो है ना गाड़ी चलाने में कमी मत रखना। जी। तेल पूरी गाड़ी का है ना पूरे दिन का भरा के लिया ना, एक साथ में 1 मिनट भी रुकने नहीं दूंगा रात को 8 हम्म बजे तक। बोला ठीक है, हम्म। खाना खा लेना, मैंने कहा 15-20 मिनट दिन में, और सोना है ना कोई बैठना है। तो पूरे 145 गांवों में राउंड करना और उनमें घूमना, घूमते गए उधर क्या हुआ सर, बीजेपी पार्टी से, शायद बीजेपी पार्टी होगी, उससे धर्मेंद्र जो फिल्म अभिनेता था ना धर्मेंद्र, जी 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 जी। उन्होंने चुनाव लड़ा, कांग्रेस से कोई अलग प्रत्याशी था ऐसा करके। तो हाँ जहाँ भी मैं गांव में जाता, गांव में हर गांव में लोग मेरे को जानते थे। बोले वकील जी। साहब आप किसके साथ हो, मैंने कहा देखो ये झंडा लग रहा है। बोले वो की पार्टी को है। क्यों, वो नीला झंडा था ना, तो वो कहे वो ये हाँ मायावती का झंडा है। बोले मायावती का झंडा है क्या। मैंने कहा कौन सी मायावती, कैसी मायावती, है ना। बोले अच्छा 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 था कि तो वो गुरुजी वाला झंडो है। मैं कहा हाँ गुरुजी वाला झंडो हाँ है ना। तो वो करते करते अब क्या हुआ सर कि हमने क्या प्रोग्राम बनाया कि जिधर कांग्रेस की बीजेपी की गाड़ियां रहती ना, 9-9 10-10 गाड़ियां तो उनके पास थी, 10-10 गाड़ियां लगा रखी थी, हमने हमारी एक गाड़ी थी, है ना। हम्म तो हमने जो है वो जो है हमारी गाड़ी सबसे पहले गांव में पहुंच जाती, उनकी गाड़ियां बाद में पहुंचती। तो छह जी। सात दिन में तो माहौल ऐसा बन गया कि ये कहीं हरा नहीं देवे हमारे को हकीकत में, है ना। अच्छा। तो ये ना इतना फास्ट क्यों भाग रहा है ना, और इतना हाँ तेज क्यों भाग रहा है, इतना तेज, इसके बाद इतना सामान कहाँ से आ गया, पैसे कहाँ से आ गए हाँ इसके पास, है सही ना। बात। जो वो दस दस गाड़ियां जो चुनाव प्रचार में लगा रखी है, वही लोग इतना फास्ट नहीं दौड़ रहे हैं, और वो बिल्कुल रूटीन में काम में ले रहे हैं। तो ये इतना इसमें इसके पास कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मिल गया है इसको, है ना। हम्म तो वो मतलब वो चलता गया। फिर एक दिन गुरुदेव ने बोला कि अब एक जाइल में एक सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे। हम्म। ठीक गुरुदेव। तो बोले कि पहले है ना एप्लीकेशन दे देना। तो पहले एप्लीकेशन एसडीएम के यहाँ एप्लीकेशन दे दी, 28 तारीख को हमको मीटिंग करनी है। जी। तो एसडीएम महोदय ने जो है चलो ठीक है 28 तारीख को। तो उसी दिन क्या हुआ कि तो जो धर्मेंद्र के सभा प्रचारक थे उन्होंने भी एप्लीकेशन लगा दी, उन्होंने भी 28 तारीख के लिए लगा दी, है ना। हम्म तो मैंने कहा 28 तारीख को इनको कैसे मिलेगी, 28 तारीख को हमारे को अनुमति मिल गई। तो बोले कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि 11 बजे आपका टाइम रख देते हैं, 12 बजे उनका टाइम रख देते हैं, हम्म 1 घंटे का डिफरेंस। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, जो हमने जहाँ टेंट लगाया उसके टेंट के पीछे ही आपने टेंट लगा दिया, है ना। और हम्म। गुरुदेव जो नियत समय जो था, जो 10, 10:30, 11 बजे का समय था, उस समय गुरुदेव पधार गए, है ना। और पधारने के बाद में गुरुदेव ने कहा सब तैयार है, मैंने कहा बिल्कुल तैयार है। तो माइक वगैरह सब तैयार, और पब्लिक आगे बैठ गई, और सब जी। कार्यक्रम, चुनावी कार्यक्रम चालू हो गया, है ना। हम्म। अब क्या हुआ, उसके जस्ट पीछे ही बैक साइड में ही पूरा बड़ा पंडाल लग रहा था। अब उनके पास तो पैसे बहुत है ना, बहुत जी। साधन बहुत था, तो उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल लगाया। अपने पास तो छोटा सा था, तो छोटा सा लगा दिया, हम्म है ना। तो उसमें जितने लोग बैठे थे आए थे, वो पंडाल अपना जो लगाया था वो पूरा भर गया, गुरुदेव पधार गए, गुरुदेव विराजे। हम्म फिर अब वो पीछे से क्या, वो देशभक्ति के गाने चला हुआ है ना। हम्म जैसे गुरुदेव बोलना शुरू हुआ, वो पीछे माइक चालू करते देशभक्ति का, है ना। हम्म। मेरे देश की धरती सोना उगले, मैंने कहा अरे बंद कर दे सुन। मैंने कहा अभी है ना देख, 12 बजे पहले आपकी परमिशन नहीं है ना, 12 बजे तक तो हमारी परमिशन है ना, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। तो उसको जाकर के समझाया कि आपको अनुमति नहीं है अभी। तो वो थोड़ी देर वो समझे नहीं, 5 मिनट बंद रखते फिर चालू कर दिया। अंत में क्या हुआ, थोड़ी देर गुरुदेव 20-25 मिनट गुरुदेव बोलते बोलते गुरुदेव ने कहा कि इन सभी का अंत समय आ गया है ना। और अच्छा। फिर गुरुदेव एक लाइन बोल गए कि अभी मरोगे क्या, है ना। हम्म तो फिर पता नहीं, मेरे को पता नहीं अंदर से कोई ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राम जाने प्रभु जाने, वो तो गुरुदेव जाने। मतलब ऐसा, मतलब वो कुछ हुआ
कि मैं वहां से वो जो तीर की तरह छूटा वहां से सीधा जी तीर की जी तरह छूट करके, वो जो साथ में गुरु भाई खड़े थे वो भी बिल्कुल चुपचाप खड़े, एकदम देखे कि ये क्या हो गया, एकदम से एकदम गोली निकलती जैसी, है ना। वो बिल्कुल सीधा भाग करके सीधा, वो बलिया लगी हुई थी बीच में, है ना, बलियों के ऊपर से छलांग लगा करके दाई करके, और वहां जो एक डिप्टी एसपी खड़े थे उस एरिया का, उनको जाकर के सीधा हमने सीधा इस स्थान पर से यहाँ से पकड़ के, मैंने कहा श्रीमान लास्ट वार्निंग इज देयर, है ना। अब वो उनके पास में बहुत सारे पुलिस वाले वगैरह खड़े थे, और एक भी जना कुछ भी नहीं बोले, और के मैंने कहा सर अब आप कृपया जो है इसको आप शांत रखें, अन्यथा अव्यवस्थित हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, हमारे पास परमिशन है, हम विधिवत बिल्कुल ऑथेंटिकली जो है काम करें। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और यू मस्ट कैरी ऑन। तो वापिस आ गए, वापिस आकर के फिर वो 12:15 बजे तक नहीं चला, और वो कार्यक्रम हुआ। और अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर वो जब वो दिन आया, जब वो इलेक्शन का डे आया, इलेक्शन हुए, और होने के बाद में हमारे को जो बड़ा मतलब ये उम्मीद बहुत जोरदार वाली उम्मीद लगी। मैंने कहा मामला अब तो बहुत हाई फाई हो गया है, और सबने जो है, एक गुरु भाई थे हमारे साथ में, तो उन्होंने तो वहां जाकर के बड़ा ये शंख वंख बजाया सर, और शंख वंख बजा करके बोले कि अब तो बस बेड़ा पार है ना। तो जो ही 10 बजे चुनाव प्रक्रिया शुरू, मतगणना शुरू हुई, आधे पौन घंटे में सारे बाहर आ गए, है ना। क्यों, रिजल्ट पता लग गया, है ना। पता लग गया तो अब है ना, नीचे आए, नीचे आकर के गुरुदेव को ढूंढने लगे, गुरुदेव कहाँ है ना। तो गुरुदेव तो दिखे ही नहीं कहीं, है ना। मैंने चलो गुरुदेव को घर पे चल के पकड़ते हैं, है ना। तो आए हम घर पे सीधे, है ना, दौड़ते दौड़ते। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव है ना बनियान में बैठे थे आराम से, है ना जी, और है ना वो धोती पहने में, और कुर्ता खोल करके खूंटी पे टांग दिया, है ना। और वो सामने टीवी चल रही, रिजल्ट देख रहे दूसरे राज्यों के आराम से, जैसे कोई लेना देना ही नहीं था, है ना। हम आकर के चुपचाप बैठ गए। गुरुदेव ने कहा आगे, मैंने कहा ठीक, जी जी गुरुदेव आगे, सब ठीक, मैंने कहा जी गुरुदेव सब ठीक। अच्छा खाना वाना खा के जाना, मैं जी गुरुदेव खाना वाना खा के जाएंगे, जी गुरुदेव। अच्छा वो ठीक है जाओ फिर, लो। अब मतलब उसमें चक्कर ही आने लगे बस। मैंने कहा ये हुआ क्या, मतलब इतने दिन तक जो मेहनत करी, इतने दिन तक जो दौड़ भाग करी, है ना, और अब कहीं से वोट है 35, कहीं से वोट है एक, कहीं से वोट है 33, कहीं से वोट है 40 जी, बाकी दूसरे के वोट आ रहे थे 2000, किसी के 10,000, किसी के 20,000, है ना। मैंने कहा ये, और सारे टोटल जायज तहसील से वोट है 530 या ऐसा ही कुछ समथिंग बस। बिल्कुल आगे सर, है ना, परिणाम सामने। तो मैंने ये सारा बंटाधार हो चुका है व्यवस्था का, सिस्टम का। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा सही व्यक्ति को कोई मतलब लाइक नहीं करता सर, नहीं करता, ये फील उस दिन बहुत ज्यादा हुआ, है ना। तो फिर क्या हुआ सर कि उसके बाद में, ये तो 2004 की बात हुई। और उसके बाद में अब मैं कुछ आगे चल रहा था, उसमें जब मेरे श्रीमती जी ने, मैडम ने कहा कि आपको जो है अब पढ़ाई करना चाहते हो तो करो, नागौर में रहना चाहते हो तो रहो। तो फिर उन्होंने वो एक जब लेक्चरशिप के दौरान रहते हुए TRF होती है, टीचर रिसर्च फेलोशिप, तो उसमें छुट्टी मिलती है 2-3 साल की, विद पे लीव होती है, विद पे, है ना। तो उन्होंने वो छुट्टी लेकर के वो अपने तैयारी के लिए आ गए, और PhD का कार्यक्रम भी उनका शुरू हो गया, है ना। और फिर जो है अपन तो अकेले रह गए, है ना। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो अब ये जो ये कह के ही चले गए, तो फिर यही काम शुरू कर देते हैं। तो पढ़ाई वाला काम भी शुरू कर दिया। तो करते 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 2008 आ गया, 2000, अब उससे पहले क्या हुआ कि सर वो जब मेरे को कह रहे थे कि देखो देखो आप ये छोड़ दो और ये कर दो और वो कर दो, 2007 में 2007 में जो है सर हुआ यूं कि मेरे जो मदर इन लॉ थे, है ना जी, उनको कैंसर हुआ, है ना, कैंसर की बीमारी हो गई। तो उस समय मेरे मिसेज का फोन आया कि, है ना, वो बड़े ही परेशान हो गए थे, मैंने कहा आप आज परेशान क्यों हो। बोले कि ना डॉक्टर ने मम्मी को बोला है कि कैंसर हो गया है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोले दिक्कत कैसे नहीं है, आप कहाँ हो अभी। मैंने कहा मैं तो उस समय जालौर थे,
है ना सर। जालोर में गुरुदेव का प्रोग्राम हम लोग, मैं और ये उमेश सिंह जी है ना, भाटी साहब, उमेश सिंह जी, हम जो है जालोर में प्रोग्राम कर रहे थे, है ना। हम प्रोग्राम करके मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे जालोर से जोधपुर, है ना। तो हम रास्ते में थे, है ना। तो वो बोले कि अब तो है ना, अब हम क्या करें, परेशान हो गए। तो हम जोधपुर आ रहे हैं गुरुदेव के पास। मैंने कहा आपने 6 साल तक तो आपने कहा कि गुरुदेव कुछ है ही नहीं, गुरुदेव कुछ कर ही नहीं सकते, अब आवश्यकता कहाँ हुई। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हमारे से गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, और हमारे से भूल हो गई, है ना। अब तो हमको बचा लो। मैंने कहा बचाना तो देखो मेरे हाथ में पहले ही नहीं था, आज भी नहीं है ना। बचाना तो देखो वो जाने, उनका काम जाने। तो बोले कि वो सामने जाकर के खड़े हुए, बोले अब क्या करना है। मैंने कहा आप सामने जाओ, गुरुदेव के समक्ष जाओ और आप देख लो जो भी आपको रिक्वेस्ट करनी थी, जिस फॉर्म में भी रिक्वेस्ट करनी है। बोले सामने जाकर के रिक्वेस्ट करी कि गुरुदेव ये समस्या है ना। गुरुदेव का ठीक है, मंत्र जप करो, है ना। ये नहीं बोले कि ठीक हो जाएगी, है ना, ठीक है जाओ मंत्र जप करो बोले। तो वो वहां से आ गए, वापिस आ गए, है ना। और कुछ दिन बाद में वो, कुछ समय तक तो उन्होंने सुनते गए बात को सुना, और महीना 20 दिन में वो कुछ ठीक भी हो गए, और 20-25 दिन में वो काफी 2-3 महीने में वो बिल्कुल ठीक होने लगे और ठीक होते गए, है ना। और जैसे ही वो ठीक हुए, फिर उन्होंने वापस वही पुरानी राग निकालनी शुरू कर दी, और कहा कि ये देखो आपके नहीं तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया, और डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर ने वो कर दिया, बाकी कुछ नहीं है ना। मैंने कहा अच्छी बात है, कुछ नहीं तो कोई बात नहीं, आपको जैसा ठीक लगे आप करो, मेरे को जैसा ठीक लगे मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ जी। हाँ जी सर, है ना। तो उससे बाद में क्या हुआ कि जैसे फिर 2008 चला आया, 2008 का साल आया, तो उसमें फिर वो जो एग्जाम था जुडिशियल सर्विस का, उस एग्जाम को दिया। एग्जाम को देने के बाद में क्या हुआ सर कि उसकी बड़ी एक छोटी सी बात है, उसके लिए घटना है। उसमें क्या हुआ कि जब एग्जाम दे दिया, रिटर्न पास कर लिया, रिटर्न पास करके इंटरव्यू में आने का हुआ, है ना। इंटरव्यू जब हुआ उसके बाद में उसमें मेरे को पता चला कि 1 नंबर से रह गया, है ना। तो जब वो सारा मैटर कैलकुलेट किया तो मैंने कहा ये तो रिट का मामला बनता है ना। तो रिट का मामला बनता, तो हमने रिट वीट तैयार करके सारे बोरी बिस्तर बांध के बोला चलो रिट तो कहाँ, अपने तो राजस्थान हाई कोर्ट में नहीं करके सीधा आप जो सुप्रीम कोर्ट में ही चलते हैं, तो सीधा ही सुप्रीम कोर्ट चले गए, है ना। तो क्या हुआ सर कि वहां पर है ना, वहां गए तो वहां पर सिमिलर मैटर की रिट एक पहले से लगी हुई थी, है ना। अच्छा, 18 कैंडिडेट्स की रिट पहले लग रखी थी, तो अगर वो 18 कैंडिडेट्स की रिट अलग होती तो हमको आगे प्रोसीजर में लेते और प्रोसीड करते फर्दर। तो अब वो जो 18 कैंडिडेट्स की रिट थी उसको पहले अलग होना जरूरी था, जबकि वो हमारे से पहले ही वहां पहुंच चुके थे। पिक्चर वो क्यू में लगे हुए थे, हम तो क्यू में 2nd नंबर पे थे। तो वहां अब कुछ लोगों ने संपर्क किया, और वहाँ 2-3 जने ही थे जो घूमते रहते थे, बाकी 18 कैंडिडेट्स में से बाकी कोई नहीं आता था वहाँ, और किसी को भी यूं नहीं था कि वहाँ कुछ मिलने की संभावना है। तो ये जो आरपीएससी है ना, राजस्थान पब्लिक, है ना, आरपीएससी के और से जो एडवोकेट थे, बड़े बड़े एडवोकेट थे, मुकुल रोहतगी, है ना, और भी 2-3 टॉप के एडवोकेट आरपीएससी ने कर रखे थे। तो वो जो 2-3 कैंडिडेट थे बोले किसको एडवोकेट करें, तो 1-2 को एडवोकेट हमने भी करा, किसी राजीव दमन को पैसे दिए कुछ, और किसी इंदु मल्होत्रा मैडम थे जो आजकल सुप्रीम कोर्ट जज से रिटायर हो गए अभी, इंदु जी मल्होत्रा, है ना जी, उनको एडवोकेट किया, उनको 55,000 रुपए इनको दिए, 1,10,000 कुछ समथिंग फीस उनको दे करके एडवोकेट हायर करके और उनको भी खड़ा किया। लेकिन एट दैट वेरी टाइम वो आए नहीं या आ नहीं पाए, है ना, और वो दूसरी कोर्ट में बिजी रह गए, है ना। और वहाँ एक बिल्कुल जूनियर एडवोकेट थे, एक मैडम थी, और मैडम, और इधर अब वहाँ सीन क्या हुआ सर, वहाँ जो मैटर लगा हुआ था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में लगा हुआ था, सीजेआई। अच्छा। और सीजेआई और विद 2 जजेस, टोटल नंबर वाज 3, है ना। 3 जजेस की बेंच थी सर, और वो मैटर जो है कोर्ट के सामने पुटअप हुआ, और आरपीएससी के जो एडवोकेट थे उन्होंने स्केलिंग का मैटर पर आर्गुमेंट होना था, स्केलिंग होती थी पहले आरपीएससी में, है ना जी जी सर। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि सर हम अब नेक्स्ट फ्यूचर में हम स्केलिंग नहीं करेंगे,
और हम इसको बंद कर देते हैं और अभी का जो रिजल्ट है इसको रिवाइज नहीं किया जाए, है ना, इसको एज इट इज इसको रखा जाए। तो जो वो एडवोकेट थी, मैडम एडवोकेट थी, वो अब हमारे जो साथ में जो कैंडिडेट थे, हमने कहा कि अरे वो कुछ बोल ही नहीं रही, शोभा शोभा करके नाम था उनका मैडम का। मैंने कहा अरे इन शोभा जी को बोलो कि आप कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। वो बोले कि मैं तो जूनियर हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैंने कहा कुछ भी बोलो, आप 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 एबीसीडी 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 कुछ भी बोलना शुरू कर दो। वो क्या बोलूँ मैंने कहा बोलो बोलो, बोलते जाओ। अरे बोले सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सामने बैठे हैं, है ना। मैंने कहा बोलो। मैंने कहा मारे जाएंगे 1 बज के, सर उस समय 1 बज के 5 मिनट हो गए और उस समय कोर्ट उठने का समय हो गया, लंच टाइम समय हो गया और 5 मई का दिन था, 5 मई, है ना। और यदि वो कोर्ट वहां से उठ जाती तो उसके बाद में वो मैटर जाता जुलाई में, और जुलाई में जाता तो देने इतने बीच में अपॉइंटमेंट मिल जाते, है ना, और वो मैटर चला जाता आगे। तो वो वहां से उठते ही वो सीधा केस आगे चला जाता। तो अब वो मैडम बोलना शुरू हुई, सर 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 सर। तो वो अब क्या हुआ कि मैं बहुत पीछे खड़ा था, है ना, और जो सीजेआई साहब बिराज रहे थे और उनके पीछे साथ जो ऑनरेबल 2 जजेस ऑनरेबल साहब बिराज रहे थे, उनके पीछे एक बड़ा ही मेरे एक शानदार सीन दिखाई दिया मेरे को, है ना। क्या बात है। मैंने कहा जैसे मतलब है ना, स्वयं गुरुदेव, स्वयं परमात्मा वहां सामने खड़े हैं और वो बिल्कुल मतलब उस स्थिति को पूरी हैंडल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नीड नॉट टू वरी, है ना, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। तो इतने में जैसे ही ये सीन ऐसा कुछ नजर सा आया और बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल एक पावर महसूस हो रही थी पीछे की, पूरी पावर यहाँ पर है ना, एग्जिस्ट कर रही है। इतने में क्या हुआ, वो जो ऑनरेबल सीजेआई साहब थे वो हंसने लग गए, है ना। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा है हंस क्यों रहे हैं, है ना। तो आरपीएससी वाले एडवोकेट्स जो बहुत लर्नेड एडवोकेट थे सर, सीनियर एडवोकेट थे, वो बोले कि माय लॉर्ड वी विल नॉट प्रोसीड इट, माय लॉर्ड वी विल नॉट प्रोसीड इट, है ना। वो बोले नो 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 नो, हंसते गए नो 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 मिस्टर रोहतगी, नो मिस्टर रोहतगी, इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, है ना। इधर से वो जो हमारी एडवोकेट थी शोभा वकील, एडवोकेट थी शोभा मैडम, है ना, वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू होगी, सर ये गलत किया है, सर ये गलत है, कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा तो इनजस्टिस भी बोलना शुरू कर दे, है ना, इनजस्टिस ही हो रहा है ना। तो वो तो बस हमारे कहने से हम जो बिल्कुल कुछ भी स्टूडेंट थे, है ना, और स्टूडेंट क्या मतलब बिल्कुल एडवोकेट थे उस फील्ड में तो कभी गए नहीं, तो बिल्कुल न्यू कम एकदम नहीं, है ना। तो वो 2 लाइन वैसे ही बोलती गई। वो मतलब आप देखो स्थिति कैसी बनी, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टॉप मोस्ट कोर्ट है, वहां पर देयर वाज नो प्रिपरेशन, है ना, विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी मटेरियल, है ना, एंटर्ड इन रूम एंड स्पीक बोलते गए, है ना। तो वो जो ऑनरेबल सीजेआई साहब थे केजी बालाकृष्णन साहब, है ना, वो बाद में लेटर ऑन वो ऑनरेबल सर रिटायर हो गए और आफ्टर रिटायरमेंट वो बड़े ही हंसते गए। अब वो जो हंस रहे थे ना, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था हंस क्यों रहे, और मैं पीछे बैठा हंस रहा हूँ, मजे आ रहे हैं उनकी सीन देख करके। उनकी जो चेयर्स थी, चेयर्स के पीछे का जो सीन दिख रहा था वो बड़ा ही आनंददायी सीन था। मैंने कहा आनंद आ गया प्रभु, मजे आ गए। फिर तो वो उठे ही नहीं, 1 बज के 20 मिनट हो गए। जो 1 बज के 5 मिनट तक चेयर पर बैठते हैं, वो 1 बज के 20 मिनट तक बैठे रहे, नो नो और आरपीसी को बोलते रहे नो 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 करते करते उनकी जो रीट को उन्होंने उनको रीट को खारिज कर दिया उन्होंने। अच्छा, है ना। और रीट को रिजेक्टेड का मतलब था कि जो 9 एडवोकेट थे, 9 जो 18 कैंडिडेट थे उनको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, फिर वो आरपीएससी बोलती है कि नहीं सर हमारे पास तो 9 सीट्स ही हैं, है ना, हमारे पास 18 सीट्स ही नहीं है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, गिव 9 सीट्स टू अस, है ना। तो 9 ओके ठीक है, तो 1 to 9 को वो मिल गया, है ना, अपॉइंटमेंट मिल गया। वो जीत गए केस सुप्रीम कोर्ट में, है ना। जैसे ही जीते उनको जो पोस्टिंग ऑर्डर मिलना ही था। तो उसके बाद में ये जो एक सीन हुआ, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर वो इस तरीके से इस लाइन में मेरी एंट्री हो गई। तो जैसा कि मैंने जो बहुत पहले इंटरव्यू दिया था
इंटरव्यू जब मैंने कुछ निवेदन करके बताया था कि अनबिलीवेबल रूप में इस जुडिशियल सर्विस में आने के लिए मेरे को जो 6th रैंक प्राप्त हुई थी वो केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से ही आई, अन्यथा ये संभव ही नहीं था और जस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि क्योंकि सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं एंड हम तो रिट में चले गए थे, है ना। और वहां जाकर के जो वो 5 मई 2010 को जो दिन में जो 1:10 में एक जो सीन देखा ना, तो ऑनरेबल सीजीआई साहब की चेयर के पीछे का, है ना, वो बड़ा जबरदस्त सीन था। तो गुरुदेव की लीला तो जो है उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है सर, उसका तो कोई बखान ही नहीं किया जा सकता। मतलब वो बिल्कुल कहाँ, किस रूप में, कैसे, कब अवेलेबल, कब, मतलब आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, मतलब अपने को समझ में नहीं आता, लेकिन वो हर समय आपको वॉच कर रहे हैं, हर समय आपका ध्यान रख रहे हैं और हर क्षण आपके साथ है ना। तो इसमें यदि कोई व्यक्ति शंका करता है तो उससे बड़ा मूर्खाधीश कुछ भी कोई भी नहीं हो, उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं हो सकता, है ना। जी। यदि एक क्षण मात्र की भी शंका करता है कि अरे मेरा कुछ ये हो जाएगा, मेरा कुछ वो हो जाएगा, और वो तो गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था तेरे कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, बिगड़ना ही नहीं है, तो मैंने कहा बात नहीं, खत्म होगी, है ना। तो ऐसे करके ये नौकरी वाला कार्यक्रम चालू हो गया, है ना। मतलब गुरुदेव कैसे नौकरी लगाते हैं सुप्रीम हाँ कोर्ट तक जा करके, क्या बात है। हाँ, वहां तक बिल्कुल, वहां तक जाकर के भी वापिस जाकर के वापिस घुमा करके और मामला पार पट गया, मतलब और गजब। जिसकी जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, और वो जो जी। कैंडिडेट थे तो उसमें हम इंक्लूड ही नहीं थे, और उन्होंने तो सर ये सोचा कि हमारा तो आज खेल खत्म, हम्म, हमारी तो आज पार नहीं पड़नी, और ये तो साथ तो उठ गए, कोर्ट तो उठ गई, हम्म, लंच हो गया, है ना, अब तो केस तो जुलाई में गया, इधर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। मैंने जी। कहा रुको रुको, तो वो जो 10 मिनट का जो सीन था, है ना, वो जो 15 मिनट 10-15 मिनट का जो सीन था ना, वही वही टर्निंग सिचुएशन चेंज पॉइंट था। करने वाला था, वो सिचुएशन जी। चेंज करने वाला था। और वो जो जी। सिचुएशन चेंज हुई ना, वो चेंज होते उसका आई वाज द आई विटनेस, है ना, एट दैट वेरी टाइम, है ना, उस समय मैं अमेजिंग। उसमें, यस सर, है ना। अमेजिंग। तो ये अनबिलीवेबल था, है ना, अविश्वसनीय था, और ये बिना बिना गुरु कृपा के, तो बिना गुरु सारे के, बिना उनकी इच्छा के, तो ये जस्ट दैट वाज इम्पॉसिबल, नहीं, उनके संभव बिना नहीं था। संभव नहीं। बिल्कुल। जी 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 सर, जी सर। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, एक एक कार्यक्रम और। जी। अब आपने आपने सर कहीं देखा होगा कि एक ही घर है, एक ही घर में जहाँ पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, है ना, उसमें भगवान के तो दो दो दीपक नहीं लगते होंगे ना, एक ही लगता है। एक ही लगता है ना, लेकिन यहाँ तो दो लगते थे, है जी। ना, यहाँ दो लगते थे। तो श्रीमती जी का तो अलग लगता था, है ना। अब उसमें उसमें क्या, गणेश जी भी बैठे थे, शिव जी भी बैठे थे, लक्ष्मी जी भी बैठे थे, है ना, सब बने 7-8 जने, है ना, ग्रुप बना के बैठे थे, है ना, पूरा सेट बना के, है ना। और इधर तो अपने तो है ना एक ही मामला था, है ना। तो अब क्या हुआ कि मैडम जो है, मैडम ने कहा कि, मैंने कहा मैडम देखो, जिसमें ज्यादा पावर होगी ना वो उसको खींच लेगा, मैडम का फालतू की बातें नहीं करनी, है ना। तो हम्म। देखो मेरे क्या सिस्टम है सर, मैंने कभी किसी को ये कभी फोर्स नहीं किया कि आप, है ना, आप तो ध्यान करो ही करो, या मेरे बच्चे ध्यान करे ही करें, क्योंकि देखिए सर, वाल्मीकि हुए थे ना, तो वाल्मीकि की पत्नी क्या करती थी, बच्चे क्या करते थे, ये हिस्ट्री में नहीं है, कहीं भी कोई नहीं जानते हम, वाल्मीकि को बिल्कुल। जरूर जानते हैं, है ना। तुलसीदास जी की पत्नी को मोक्ष मिला कि नहीं मिला, लेकिन तुलसीदास जी इतिहास में फेमस हो गए, है ना। जी। जी। ये जो गुरु शिष्य का संबंध है ना, ये गुरु शिष्य का संबंध कुछ ऐसा ही है, इसमें ना तो पत्नी लागू होती है, ना बच्चा लागू होता है, ना भाई ना बहन, पूरा संसार ही आपका है ना, जी। जी। सब कुछ ही आपका है, इसमें फिर अलग कुछ बिल्कुल। रहता ही नहीं है ना, कुछ ही बिल्कुल। पीछे नहीं छूटता, सब सब आपका हो जाते हैं, आप सबके हो जाते हो, है ना। बिल्कुल। तो तो क्या हुआ, है ना, तो चलते 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 अपना कार्यक्रम तो चल ही रहा था, है ना, उधर वो उनका कार्यक्रम चल रहा। तो मैंने कभी ये भी नहीं कहा गुरुदेव को कि गुरुदेव ये ना, ये क्या चल रहा है, ये नाटक घर में चल रहा है, बंद कर दो, ये कर दो, तो मैंने कहा चलने दो, है ना। एक दिन मैं कोर्ट से आया, कोर्ट से आकर के जी। मैंने देखा, तो वो जो जो किचन में जो है ना, वो एक अलमारी सी सजा रखी थी ना, तो पूरी, है ना, जो सभी का कंबाइंड सेट, है ना,
तो वहां पर क्या हुआ कि बढ़िया बढ़िया 4, 5, 10, 15 कप और प्लेटें रखी हुई थी, है ना। तो अच्छा। मैंने कहा ये मेरे को कुछ चेंज क्यों दिख रहा आज घर में, है ना। मैंने कहा अरे, मैंने कहा यहाँ तो वो सारे जोड़ा बना के बैठे थे, है ना, कई सारे जने इकट्ठे हो गए, है ना। मैंने कहा वो सारे कहाँ गए, तो मैंने बोले वो बोरी में डाल दिया। मैंने किस में डाल दिया, बोरी बोले में। बोरी में डाल दिया। मैंने कहा बोरी में क्यों डाल दिया, क्या अब क्या है, अब आप ठीक है आप ही कर रहे हो तो अपन यही कर लेते हैं पूजा, है ना। ठीक है, जैसी क्या आपकी बात। इच्छा, जैसी आपकी इच्छा। तो सर सारे के सारे जितने ही देवी देवता थे ना, सबको बोरी में डाल करके ठिकाने उनके यथास्थान पहुंचा दिया गया, है ना, कि नाउ यू आर नीड नॉट टू, मतलब आपकी अब यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल। देखो वो कहा ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है ना। देखो सर एक मैं आपको बताऊं सर, मेरी पुष्कर कोर्ट में यहाँ अजमेर पास में पुष्कर है ना, पुष्कर कोर्ट में 4 साल तक मेरी पोस्टिंग रही, है ना। जी। और वहां पर पुष्कर में हम सभी जानते हैं, जैसा कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी है ना। तो जो भी कोई व्यक्ति नौकरी ज्वाइन करने किसी नए स्थान पर जाता है, तो वो उसके जो स्थान होता है उसमें स्थान होता है, तो वहां वो जरूर वो वहां माथा टेकने जाता है, बीच में भी जाता रहता है, लास्ट में भी जाता है, पहले भी जाता है, करता है। लेकिन 4 साल में मैं कभी ब्रह्मा जी के मंदिर में आज तक कभी माथा टेकने नहीं गया, हे ब्रह्मा जी ये है, हे ब्रह्मा जी वो, है ना। मैंने कहा आप अपने ठिकाने, मैं मेरे ठिकाने, है ना, कि मेरे ब्रह्मा जी, है ना, है ना, आप अपना में ब्रह्मा जी हो ना, तो मैं भी ब्रह्मा जी हूँ, ठीक है ना, सही है। अपने में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा मेरे ब्रह्मा जी तो ना आपके ब्रह्मा जी से ना कई गुना ना पता नहीं कहाँ तक आगे है ना, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अपने ब्रह्मा जी तो अपने पास है ना, अपने को दूसरे ब्रह्मा जी की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। ठीक है। तो लोग कहते कहना यहाँ 7 फेरी लगा दो और ये 3 फेरी लगा दो और यहाँ देखो ये परिक्रमा और ये परिक्रमा और वो करा। मैंने कहा देखो आप आराम से करो, ठीक है ना, और आप है ना मस्त रहो, ठीक है ना, अपना कोई न तो आवश्यकता है न कुछ बिगड़ना है न कुछ और, है ना। जी। वी आर टोटली टोटली सेफ। बोले कई दिन तो लोगों को समझाया, कई दिन लोगों को, तो वो कहे कि जैसे कोर्ट में भी बात करते हैं ना, कोर्ट में अब जैसे कोर्ट में बैठते ही क्या है कि जब 10:30 बजे जैसे काम, कई बार जैसे कुछ एडवोकेट आते हैं कुछ नहीं आते हैं, काम शुरू नहीं होता है, कुछ आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको यही चर्चा शुरू हो जाती है कि ना गुरुदेव बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, सिद्धियों के बारे में, ये वो, है ना, क्या है इससे क्या बेनिफिट्स है वगैरह वगैरह की बात शुरू हो जाती है ना। तो कई जने कहते हैं कि अब वो क्या है कि अब वो कहते हैं कि इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो फैसला अगेंस्ट कर देगा हमारे, है ना। डर बैठ मतलब गया उनको। हाँ वो क्या, जी 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 सर, जी सर, जी सर, हाँ 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 बढ़ते हैं, है ना। और वो पीछे जाकर कहते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब है ना, ज्यादा छेड़ना नहीं, ठीक है ना। जो कहेगा हाँ मतलब, है ना। तो ये बात मेरे को पता चली, जी। कि मैंने कहा देखो ऐसा है कि इस विषय का फैसले से कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है ना। जी। दैट इज टोटली सेपरेट मैटर एंड इट इज टोटली डिफरेंट मैटर, है ना। ये पूरी तरह डिफरेंट है। वो एक फिजिकली मैटर है, सांसारिक व्यवस्था है ना, पर ये एक जी। अलग मैटर है। इसमें कोई माने नहीं माने, माने तो उसका भला, नहीं माने तो उसका भला, वो कह दे उसका भला, नहीं दे उसका भी भला, है ना। तो यहाँ कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, आप मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो बढ़िया। तो क्या हुआ सर की, है ना, तो बताते बताते फिर मैडम ने क्या किया, हमारे जो श्रीमती जी थे उन्होंने वहाँ पूजा आराधना गुरुदेव के यहाँ दिया अगरबत्ती करना शुरू कर दिया, है ना, जी। शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि मैं थोड़ा दिन तो उनको बताया, मैंने कहा मैडम देखो ये ना ये बड़ी शानदार है, ये है वो है, और इससे बिल्कुल आपको जो है बड़ी अद्भुत और विलक्षण पावर आपको महसूस होगी, अद्भुत विलक्षण शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। मैडम क्या है कि हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। वो देखे कि ना मामला गड़बड़ी है पूरा ही, है ना। तो कई दिन तो सुना, कई दिन सुन के फिर कहे कि ना ज्यादा माथा मत खाया करो, है ना। ठीक है आपको सहन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप है ना माथे चढ़ जाओ, ठीक है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक। तो उस दिन के बाद से कहना बंद कर दिया, तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि मैडम बोले कि दिया अगरबत्ती करके, बोले मैं ध्यान करने बैठ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाओ, है ना। मैंने कहा बैठो, बिल्कुल विराजो, है ना। तो वो बैठ गए तो फिर वो
2 दिन किया, 3 दिन किया, करते 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 उनका वो सिलसिला चालू हो गया। चालू होकर एक दिन वो अभी वो यहाँ अजमेर सेंट्रल जेल में अधीक्षक के रूप में पोस्टेड है ना। तो वो बोले कि जेल में जो कैदी थे उसमें से कैदियों को जो कुछ को ध्यान करवा दिया है ना। ध्यान करवाया तो उनको जो है ना एक कैदी था वो बोला कि मैडम मेरी है ना 10 साल से जमानत नहीं हो रही है ना। तो क्या मैंने उसको कह दिया कि ना तू ऐसा कर, तू गुरुदेव को बोल दे है ना। बोले ठीक है। अब वो बोल कर भूल गई मैडम, भूल गई। अगले दिन सुबह 11 बजे वापस आ गया वो। बोला हाँ बोल भाई। बोले मैडम मेरी जमानत हो गई। कि कैसे हो गई? कि पता नहीं कैसे हो गई। कि तूने क्या किया? कि कुछ नहीं, कल आपने कहा था ना गुरुदेव बोल दे। बोले 10 साल तो तेरी हुई नहीं, अब कैसे हो गई? बोले हो गई। अगले दिन छूट गया वो है ना। मतलब जो एनडीपीएस का मुलजिम जो 10 साल से अंदर बैठा, एक ही दिन में वो छूट कर बात है ना। अभी कैसे हुआ क्या नहीं हुआ ये राम जाने, ये वो जाने है ना। और एक कोई HIV का पेशेंट ठीक हो गया। तो अब वो उनको जो है वो लगे उनको कहेगी, अब बोले इसमें कुछ ना कुछ तो है ना। गुरुदेव में कुछ ना कुछ कलाकारी तो है ना। खाली मामला तो नहीं है। खाली नहीं। मैंने कहा खाली नहीं, मैंने कहा खाली नहीं है। मैंने कहा ये इतना भरा हुआ, इतना ज्यादा मैटर है, इतना बड़ा विषय है कि यू कैन नॉट इमेजिन अबाउट इट है ना। और आप, मैंने कहा इसके बारे में आप जितना सोचोगे ना उतना ही आप मतलब आप सोच नहीं पाओगे। आप जितना सोचोगे ना आपको उतना ही ज्यादा इसमें और डीप जाने की जरूरत महसूस होगी, और ज्यादा आपको लगेगा कि हम और ज्यादा इसमें अंदर डीप में जाएं है ना। तो वो करते 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 और अब जो उनका डिवोशन तो एक्चुअली वो भी लाइन में आ गए वापिस है ना। अब वो लाइन में आ गए तो वो क्या 2007 में मेरी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ तो 2014 में वो चले गए है ना, स्वर्गवासी। हाँ सजा छोड़ के गए। तो फिर क्या उन्होंने जो धीरे धीरे मानना बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, ध्यान बंद कर दिया। तो वो अल्टीमेटली तो वो पटरी छोड़ के हो गए, तो वो चले गए। अब क्या हुआ सर कि 2004 में क्या हुआ, 2004 में मेरे एक पाँव में कुछ एक छोटा सा फोड़ा सा हुआ है ना। तो मैंने कभी मतलब है ना टेबलेट नहीं ली, कभी गोली वोली नहीं ली, कभी लेने की जरूरत मतलब ली नहीं, क्या मतलब गुरुदेव लेने नहीं दिया, जो भी कुछ मान लो, ऐसा ही कुछ मान लो है ना। तो वो बड़ा ही तकलीफ हुई उसमें। तो मैं डॉक्टर को दिखाने चला गया। मैंने डॉक्टर कहा डॉक्टर साहब मैंने कभी गोली नहीं ली है ना, और मुझे जरूरत नहीं पड़ती है ना। बोले कि अब गोली ले लेना, नहीं तो ना जिंदगी भर है ना इतनी गोलियां खानी पड़ जाएगी जितनी जिंदगी में नहीं खाई। मैंने कहा अच्छा। बोला हाँ। तो उन्होंने लिख करके 10-15 गोलियां दे दी पत्ते में डाल के है ना। ठीक है, मैंने कहा तो बड़ा बुरा लगा उसने ऐसा कहा। तो आकर के प्रार्थना करी, एक बार प्रार्थना करके एक गोली तो ले ली जैसे तैसे, वो शाम तक वो समस्या खत्म है ना। एक गोली से ही? हाँ एक गोली खत्म हो गया है ना। दूसरी बाकी सारी उठा करके बाहर फेंक दी है ना। अब वो उस दिन का दिन था, शायद 2004 का ही था, 2004 का कोई एक महीना एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। उस दिन के बाद आज दिन तक जब हम बात कर रहे हैं, इस दिन तक कोई गोली टेबलेट वगैरह कुछ भी लेने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है ना। बीच में क्या हुआ, जैसे ना साल में एक आध बार कोई ऐसा जुकाम बुखार सा हो जाता है। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा फीवर आ गया, आंखें लाल हो गई, पानी गिरने लग गया। तो सामने एक डॉक्टर साहब रहते हैं हमारे है ना जी। वो डॉक्टर साहब बोले कि आपको ना आज गोली लेनी पड़ेगी है ना। अच्छा। अब आप ठीक नहीं हो सकते। तो उस दिन क्या हुआ, मैं बीमार काफी था। तो बीमार होने से क्या बुखार भी आ रहा था और सर्दी भी लग रही थी। तो मैंने CL ले ली है ना, लीव है ना, कोर्ट से लीव लेकर के मैं घर पे रुक गया। डॉक्टर साहब बोले अब आपको गोली लेनी पड़ेगी, देखो अब आप है ना बिना गोली के ठीक नहीं हो सकते है ना। बोले, मैंने कहा डॉक्टर साहब थोड़ा वेट करो है ना। बोले कि देखो मैं ये गोली है ना यहाँ रख रहा हूँ और मैं अभी शाम को हॉस्पिटल जाके आ रहा हूँ, 4 बजे मैं वापस आऊंगा तब आपसे मिलूंगा, और बीच में तकलीफ आ जाए तो मेरे को तुरंत बोल देना है ना, मैं आ जाऊंगा। मैंने ठीक है डॉक्टर साहब। वो 4-5 गोली रख करके बिस्तर के पास में रख करके चले गए है ना। मैं मेरा कोर्ट के सो गया और सो करके 3 बजे उठा, नहाए धोकर 4 बजे तक बाहर बैठ गया। 4-4:15 बजे डॉक्टर साहब आए वापिस। डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम किया आपने, गोली ले ली। मैंने कहा कौन सी गोली ले ली है ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कहा जो मैं डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो देकर गया तो वही ली। मैंने कहा आपने 5 गोली दी थी, ये आपकी गोली ले जाओ वापिस, काम आएगी
बोले हैं? जी। बोले फिर आपने क्या किया? मैंने कहा नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बोले ये संभव ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा यार मैं झूठ क्यों बोलूंगा, ये मैडम बैठे हैं, या चलो ठीक है झूठ मान लो, मेरे क्या फर्क पड़ना है। तो बोले हम्म। कि आप ठीक कैसे हो गए? मैंने कहा डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात, मैंने कहा आपने चैलेंज कर दिया था कि आप ठीक नहीं हो सकते, है ना। तो मैंने कहा आपने चैलेंज मेरे को नहीं किया, आपने चैलेंज उस परम सत्ता को कर दिया, है ना, है ना। आपने उसे ना, आपने उस महाशक्ति को चैलेंज कर दिया, तो वो सेकंडों में अपना काम करती है ना। अगर आप चैलेंज नहीं करते ना डॉक्टर साहब, तो मैं रूटीन प्रोसेस से 3-4 दिन में ठीक होता, है ना। तो वो कहेगी इसे बेस्ट करना बेकार, है ना। डॉक्टर साहब ही छोड़ के भागे, है ना। फिर वह डॉक्टर साहब के फिर बात चलती, फिर कोई भी बात होती, डॉक्टर साहब के आपके तो जीवन में कभी काम नहीं बढ़ना हमारा, ठीक है ना, आप तो हमारे कभी ग्राहक नहीं बनोगे, है ना, ग्राहक नहीं बनोगे। कभी नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब सुन लो, मैंने कहा जब तक ये शरीर रहेगा ना, अब सुन लो मेरी बात, जब तक ये शरीर रहेगा ना, बिना गोली दवाई के ये संसार से जाएगा, है ना। इसको कभी गोली दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी इस शरीर को, है ना। मैंने कहा गोली दवाई का खेल खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी बीच में अभी जैसे कोरोना वाला प्रोसेस सीन चला ना सर, तो उसमें क्या हो गया, उसमें क्या होगा कि मैं भी बीमार हो गया, है ना। एक दिन बीमार हो गया तो वही बिस्तर पकड़ के सो गया, है ना। तो क्या हो गया कि 3-4 छुट्टी हो गई, अब वो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आवे और कमजोरी सी आ गई। अब 2-3 दिन तक तो ना, अब जो बच्चे वगैरह थे ना, है ना, तो अब क्योंकि 20-25 साल से गुरुदेव के अपने संपर्क में है अब तो, है ना, और मामला ही पूरा, है ना, वो चेंज ही हो गया। तो अब क्या हुआ कि इनको लगा कि 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब मैं 3 दिन में ठीक नहीं हुआ, 4 दिन में ठीक नहीं हुआ, चौथे दिन इन्होंने कहा कि मर जाओगे, इंसल्ट कराओगे, गोली ले लो, है ना। मैंने कहा क्या? बोले कि इंसल्ट करा दोगे, है ना, कि बिना गोली दिए बिस्तर में बड़ा मर गया, है ना। तो बोले, मैंने कहा अच्छा ठीक है बढ़िया बात है। तो 10-1 मिनट लगे सर, है ना। 10-1 मिनट में क्या हुआ कि मैं बिस्तर से उठ कर बाहर आ गया, है ना। तो मैडम ने हाथ लगा कर देखा कि बुखार कहाँ है। मैंने कहा बुखार तो पता नहीं कहाँ है ना। बोले आपके सिर पे हाथ लगाऊं? बोले सिर भी ठीक है। बोले आप तो बात भी ढंग से कर रहे हो, हैं। बोले बोले कोई कमजोरी फील हो रही है अंदर? मैंने कहा नहीं कोई कमजोरी नहीं, है ना। बोले ठीक कैसे हो गए? मैंने कहा पता नहीं कैसे ठीक हो गए। मैंने कहा देखो, है ना, डोंट चैलेंज दिस पावर, बस इस पावर को चैलेंज नहीं करना, वरना ये तो ऐसी शक्ति है कि ये मतलब अच्छे को ठीक कर देती है ना, अच्छे को इलाज कर देगी, है ना। के सामने तो टिकना मतलब मजाल, ये सुदर्शन चक्र है सर, है ना। ये बिल्कुल, ये मैं सर सच कह रहा हूँ सर, ये कृष्ण की पावर है ना, बहुत तरीके, बहुत फास्ट काम कर रही है, बहुत तेज गति से काम कर रही है, बहुत दूर। यस सर, बहुत जबरदस्त काम कर रही है ना। तो वो 4-5 दिन में वो पूरा प्रोसेस होकर के वो बिना गोली दवाई के कोरोना भी छूमंतर गए, है ना, भाग गया, वो ठीक हो गया। तो सर ये जो चीज है, ये जो पावर है, ये जो गुरुदेव की जो फोर्स है, ये फोर्स कितनी असीम है, कितनी पावरफुल है, कितनी सॉलिड है, कितनी शानदार है, कितनी अद्भुत है, इसका जो अंदाजा वही लगा सकता है जो जिसने, जो पूरा अंदर से पूरा गुरुदेव के नतमस्तक हो गया, लामलेट हो गया। मतलब मेरे लिए तो बस मेरा माई बाप यही है ना। तो वही चीज है ना क्लियर होती है, वही चीज समझ में आती है। बाकी तो खाली खाली आदि जाता है ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। गुरुदेव ने जो बात कही है उसका सार यही है कि कोई गुरु कुछ लेता देता नहीं भाई। क्या तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। सर मैं एक बात बताऊं, सद्भाव से नमस्कार करना सीख लिया ना, उसके लिए तो कोई अड़चन नहीं है, दुनिया का कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो दिखावा कर रहा है, मतलब दिमाग से काम कर रहा है, उसके अड़चन ही अड़चन है, बस वो समझ लो गया काम से, है ना जी। वो तो 100% गया काम से, है ना, उसको बचाने वाला ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल होता क्या है कि मतलब ये एक बिल्कुल तो ये क्लियर कट मैटर, ये प्रूव बिल्कुल वेल प्रूव्ड, मतलब दिस मैटर इज प्रूव्ड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट, है ना।
विद भाई साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो क्लिनिकल रिसर्चेस होती हैं वो कितने लोगों पे होती होंगी? 1000 पे, 2000 पे, 3000 पे, 5000 पे। यहाँ तो 2 करोड़ से ऊपर लोग इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो सारी मेडिकल साइंस के सारे पैरामीटर के बियॉन्ड है, सबके बियॉन्ड है ना। तो ये जो है बिल्कुल जो है इस तरीके का सा का कुछ मामला है। तो अब क्या, अब धीरे धीरे चलते चलते जो और आगे चलते चलते जो है जहाँ वर्तमान में मेरा जो कार्य क्षेत्र, जो पोस्टिंग प्लेस है, वो जी सर, काजलवास जो जगह है ना अपनी, है ना, काजलवास जगह से 56 किलोमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर है। तो अच्छा। जी सर, काजलवास करीब यहाँ से अजमेर जो प्लेस है, अजमेर प्लेस से वो 156 की डिस्टेंस पर काजलवास सिचुएट है, स्थित है। और वहाँ से तो वो नज़दीक होने से काजलवास भी गुरुदेव की कृपा हुई और बार बार जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ। तो जब वहाँ जब जाने का अवसर मिला और जब वैसे जाना तो पहले ही होता ही रहता था, है ना, बट इन दिनों में कुछ कुछ बढ़ गया सिलसिला, कुछ मैटर बढ़ गया, है ना, तो बात आगे बढ़ गई। तो जाते जाते वहाँ जब जाकर के जो बैठ के ध्यान करने का जो अवसर मिला और जब वहाँ पर जब मेडिटेशन करने का अवसर मिला, तो वहाँ पर ध्यान करते समय और ध्यान करने के दौरान और जब ध्यान करते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब अद्भुत 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 अत्यंत अद्भुत असीम मतलब जबरदस्त एक मतलब बहुत ही गहरी और एक विलक्षण शांति और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं मतलब एक समुद्र तल में नीचे 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 जाने पर वहाँ कुछ भी नहीं रहता, केवल शांत होता है बिल्कुल। ऐसी एक गहरी शांति वहाँ एक आभासित हुई और वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि ये जैसे पूरे संसार की स्पिरिचुअल सुप्रीम कोर्ट है ना। क्या बात। तो हमारा जो काजलवास, क्योंकि गुरुदेव और उनके गुरुदेव और उनके भी आगे के और जो जो गुरु लाइन जो है उनके जो 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 है ना गुरुपद प्राप्त जो थे, वो सभी ने उन्होंने वहां पर जो है साधना तपस्या करके और एक जो है परम पद की प्राप्ति और वहां तक वो इस भक्ति और शक्ति को ले गए, है ना। तो वो जो जगह है, ये जो सारे लोग एक जगह जो विराजमान है वहां पर, है ना, वहां पर एक मतलब अद्भुत पावर है, अत्यंत पावर है। मतलब वहां से बिल्कुल ऑर्डर पास होते हैं, वहां से बाकायदा ऑर्डर पास होते हैं कि मतलब ये फीलिंग आती है सर, वहां की ये फीलिंग आती है कि वहां से कॉल लेटर आता है बाकायदा, है ना, कि अब आना है ना, वहां जाइए और बैठिए और वहां से आप ऑर्डर लेकर के आइए, है ना, देन व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, है ना, अब आपको आगे क्या करना है। तो वहां से एक ऑर्डर आता है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर से बिल्कुल एक अंदर से एक आवाज आती है कि ना वहां चलो, है ना, तो वहां जाना है। तो वहां गए, बैठे, ध्यान किया, वापिस आ गए, है ना। तो एक तो ये एक्सपीरियंस जो है काजलवास में बिल्कुल बिल्कुल एकदम खुले रूप में होता है, बिल्कुल स्पष्ट। और हाँ सर, बिल्कुल स्पष्ट, मतलब इसमें कोई दो राय अंतर नहीं है, कोई बिल्कुल डाउट बिल्कुल नहीं। कोई दोहराए नहीं है, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। और अच्छा फिर क्या है सर कि, है ना, सेम ऐसे कैसे जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, जैसे हम जामसर भी जो है अपना एक जिसको तीर्थ स्थली कहेंगे, है ना, जहाँ जामसर जाते हैं, तो जामसर जाते हैं तो वहाँ जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव कहते हैं कि आप वो 7 परिक्रमा लगा के 7 फेरी लगा के जो आपको चाहिए वो आप मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, ये शरीर ही आपका है, प्राण आपका है, मन आपका है, जो बुद्धि आपकी है, जब सब कुछ आपने ले लिया, जब कुछ आपने कंट्रोल में कर लिया, तो फिर मांगे भी क्या, है ना। तो फिर मांग करके मांगे ये जब भी मांगते हैं तो दादा गुरुदेव को ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे गुरुदेव का ध्यान रखना, मेरे गुरुदेव पर कृपा करना, मेरे गुरुदेव को ना खुश रखना, बस बिल्कुल, चाहे वो जहाँ भी रहे, जैसे रहे, अच्छे रहे, बस प्रसन्न रहे बस।
है ना, और कुछ नहीं थी। और वो उन्होंने जिस कार्य को शुरू किया ना, वो कार्य आप पूरा करना, उस कार्य को पूरा होना चाहिए। गुरुदेव का मेरा कार्य डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य है ना। मेरा कार्य बीमारी ठीक करने का नहीं है, मेरा कार्य एड्स कैंसर मिटाना नहीं है, मेरा कार्य डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो उनसे दादा गुरुदेव महाराज से ना, प्रभु से ना, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे गुरुदेव का जो गुरुदेव ने जो कार्य शुरू किया है, गुरुदेव ने जो आदेश दिया है, आप उसकी उनके वचन की रक्षा करना, है ना। उन्होंने जो कहा है उसको सिद्ध कर देना, है ना, उसमें आप सहायक बनो, कृपा करो, है ना। तो ये प्रार्थना करके और ये 100% होगा सर, जो गुरुदेव ने कहा है उसको किए बगैर एक जना भी यहाँ से हिल नहीं सकता। ये बात सच, ये बात यस सच है। सर, जो गुरुदेव ने कहा ना, गुरुदेव ने आदेशित किया है कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हुए बगैर कोई यहाँ से जा नहीं सकता। 100% ये कार्य होगा, कोई चाहे या नहीं चाहे, ये कार्य हमें करना ही करना है। ये मुझे लगता है कि एक ऐसा कंपल्सरी स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन है जो वर्चुअली सबको लगना ही लगना है, चाहे आप उससे कितना दूर भाग लो। तो ये मुझे ऐसा सा फील होता है कि भाई एक ना एक दिन सबका नंबर आना ही आना है। हाँ, और सबको ये रियलाइज होगा ही कि हाँ, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ही कल्कि के अवतार हैं। वो तो परमपिता परमेश्वर है, कृष्ण की वो शक्ति है जिसकी प्रार्थना महर्षि अरविंद ने की थी कि आ जाओ महाराज, अब इस व्यक्ति का भला करो। उद्धार करिए। बहुत बहुत जबरदस्त अनुभव गुरु भाई। और अभी मैं थोड़ा सा टाइम कीपर के रूप में भी हूं, अपने पास करीब 4 मिनट का समय और है। आज अपन टू द मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन टाइप का ही मैनेज करते हैं। और आपकी उससे जो आगे की अनुभूतियां रही 2008-2009 वाली, वो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि एक और एपिसोड करो। एक से तो कहीं अधिक चाहिए रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक की रिक्वेस्ट मैं आपसे कर सकता हूं। और मंगलवार को हमारे पास समय रहेगा। सोमवार को तो बच्चों का कार्यक्रम होता है, रात को 9 बजे वो लाइव टेलीकास्ट नहीं तो ब्रॉडकास्ट होता है। मंगलवार को अपने पास समय रहेगा, तो मैं एक फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज 1 घंटा 1.25 घंटा जरूर निकालें। और आज जो हम लोगों ने एब्जॉर्व किया है, सुना है, वो ऊर्जा कम से कम 1 सप्ताह के लिए ऐसी जोरदार काम करेगी, वो मल्टीफोल्ड होकर के काम करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आज सुनी और कल खत्म। ये जो मैंने महसूस किया आपसे पहली बार बात करके 1 घंटा 9 मिनट का सेशन में, पूरी रात भर मेरे अंदर चलता रहा। एक तरह की ऐसा ग्रिलिंग प्रोसेस मेरे अंदर रहा। बहुत सारे गुरु भाई बहन जो ये एपिसोड सुन रहे हैं, अभी 210 लोग लगातार सुन रहे हैं, मतलब 200 से ऊपर लोग लगातार अभी तक सुन रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोगों ने महसूस भी किया और अभी भी महसूस करेंगे, क्योंकि जब गुरु का चेला बोलता है और गुरु की बात बोलता है, तो गुरु उसके अंदर से बोलना चालू कर देता है। फिर चेला चेला नहीं होता है, चेला यंत्र होता है। और अपन वो चवन्नी वाले अखबार नहीं है जो 12 बजे के बाद मतलब रद्दी में बिकेंगे। अपन वो अखबार हैं जो 20, 25, 30 साल तक काम करेंगे। और अगर एक्सटेंशन मांगते हैं तो शायद एक्सटेंशन भी गुरुदेव 20-30 साल का और दे सकते हैं। ये प्रार्थना लेकर के ही मैं आपसे मतलब आपका शुक्रिया करता हूँ, आपके अंदर बैठे उस गुरु का शुक्रिया करता हूँ जो आपको एकदम धारा प्रवाह बुलाता है। और दुनिया आपको भले ही पागल कहे, लेकिन आप ये देखो कि ऐसे पागलों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे जैसे यंत्र जो है वो इस तरह के पागलों को की संख्या बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं आपकी तरह। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और ये तो गुरुदेव की कृपा ऐसी है कि आप वो गुरुदेव कहते हैं ना, जहाँ मुझे याद करोगे मैं वहीं प्रेजेंट रहूंगा, है ना। वहीं पे बिल्कुल सर, ये मैं एकदम आपको सत्य कह रहा हूँ सर कि आप मतलब है ना, जैसे ही कोई चीज आपके सामने आती है, जैसे ही कोई जो जो मेरे साथ में जो घटित होता है, जो डेली हो रहा है ना, डे बाई डे की जो एक्सपीरियंस है, वो ये कहते हैं उनमें बहुत सारे हैं, है ना। वो जैसे ही कोई आदमी सामने आता है, सपोज कोई एक व्यक्ति सामने आता है, वो कोई बात कहता है, तो अंदर से वापिस एक रिप्लाई आता, आवाज आती है कि नहीं, ये जो बात कर रहा है ना, इसमें ना इसी तरीके से होनी चाहिए, ये सही बात नहीं कर रहा है, इसको इस तरीके से करो, है ना। तो मैं वापिस है ना, जो अंदर से जो
जो आवाज आती है वो आवाज सुनाई देती है ना, और सुनाई दे करके मैं जब उसको वापस बोलता हूँ तो वो कभी तो इस साइड में देखता है, कभी उस साइड में देखता है ना। वो क्या है, इसको है ना पता कैसे चल गई ये बात, है ना। बिल्कुल। तो ये हाँ, मतलब वो बड़ा आश्चर्य करता है कि ये चीज है ना इसको पता कैसे चल गई। आप बिल्कुल इनोसेंट वे में बिल्कुल एक फ्लोलेस आप बोलते हो, और वो बिल्कुल वो उसका सिर चकरा जाता है अगले का कि मैं तो इसको पागल बनाने चला था, तो वो पागल वो कहे ना चौबे जी गए तो छब्बे जी बनने दुबे जी बन के आगे, है ना। तो मतलब गुरुदेव का जो जो करिश्मा है ना वो ऐसा खतरनाक है कि जी मतलब ये बिल्कुल। इससे इससे तो कोई टकरा ही नहीं सकता। नहीं नहीं, और मतलब ये ना इसका अल्टीमेट एम ही सरेंडर करवाना है बस, आज नहीं बिल्कुल तो सर, कल करवाएगा। वो जब वो गाड़ी एजेंसी के बाहर निकलती है ना उसमें लिखा होता है ना ओके टेस्टेड, है ना। तो ये है ना ये ओके टेस्टेड मैटर है ना। जी ये जी। यूनिवर्स में कहीं नहीं अटकने वाला। इसको नहीं, अगर किसी ने इसको अगर ढंग से मतलब किसी पर गुरुदेव की कृपा हो गई ना, वो कहीं मतलब वो पूरे यूनिवर्स में नहीं अटकेगा सब। वो नहीं। उसके सामने एलियन भी आ गया ना तो एलियन भी उसके सामने ठंडा पड़ जाएगा 100%। मानो की तो विसाती क्या। हमारी एक गुरु बहन है, जी मुंबई में रहती है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, हाँ लेकिन वो एलियंस के बारे में कुछ बात करती है। आपने चूंकि चर्चा चर्चा छेड़ी है हाँ सर तो बड़ा संक्षिप्त सा उनसे परिचय है, ज्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है, लेकिन वो डालती रहती है अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे। वो बड़ी विचित्र सी बातें होती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा ये आप इतना एलियन वगैरह के बारे में बात करते हो, जानते हो क्या इनको? बोले हाँ, मेरी बातचीत होती रहती है उनसे। तो ओके, मुझे लगता है गुरु भाई डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अब अगला सेशन जब रहेगा, या फिर अभी अगर वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो सुनेंगे। लेकिन एक बहुत आनंददायी सेशन सबके लिए रहा, और मैं बहुत अभिभूत हूँ, बहुत शुक्रिया करता हूँ गुरु भाई का कि उन्होंने 1.5 घंटा बिताया मेरे साथ, और उनकी अनुभूतियां भी विलक्षण अनुभूतियां हैं, और वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन कोशिश ये रहेगी, अगर वो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अगली बार सेशन में वो जरूर आए। उनके लिए ही ये जो सीरीज है ये उन्हीं के लिए बनी हुई लगती है। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा कि यही सीरीज का नाम हो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो गुरु भाई अजीत कुड़ी जी, जो मजिस्ट्रेट भी हैं और इतना सादगी से भरे हुए हैं कि उसका क्या कहना। मेरे पास शब्द खत्म हो जाते हैं, पूर्णतः निशब्द हो जाता हूँ। और ये जो नशा चढ़ा है ये आप लोगों को भी चढ़ा रहेगा और आगे तक चलता रहेगा। इसी प्रार्थना के साथ आज के इस एपिसोड को हम खत्म करते हैं, और मैं अजीत कुड़ी जी की तरफ से भी शुक्रिया देता हूँ। समहाव आगे वापस चलिए। तो हाँ गुरु भाई, जी सर जी सर। बस हम उसको अभी मतलब वो कंक्लूड ही कर रहे थे। आपकी तरफ से मैं थैंक यू बोल रहा था यस सर कि और अगली बार के लिए आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ। तो यस सर। डेफिनेटली बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके अंदर बैठे उस गुरु का जो पूरी दुनिया का गुरु होने वाला है, और वही कल्कि का अवतार है, वो घटघट का वासी है, वही रामलाल जी सियाग। तो उनको प्रणाम करते हैं, दादा गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और मंगलवार को फिर मिलते हैं, या तो रात को 8:30 बजे या 9 बजे। मैं आपको सूचित करूंगा और सबको सूचित करूंगा। जी सर जी सर जी सर जी सर। बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव, प्रणाम सर। जय गुरुदेव, प्रणाम।